हेलो एवरीवन। मैं कमल छाबड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो हाल ही में एसएससी एमटीएस 2024 की आंसर की रिलीज हुई है। उम्मीद करता हूं आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने जितने भी आपकी शिफ्ट में थे गो थ्रू कर लिए होंगे, क्योंकि ये सुनने में आया है और मैंने खुद भी देखा है काफ़ी क्वेश्चंस इन शिफ्ट्स में ऐसे थे जिनके आंसर्स जो हैं वो रोंग हैं। मतलब ऑब्जेक्शन रेज करने वाले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो इन सारी की सारी शिफ्ट्स को मिला के जितने भी आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं हम इस सेशन के अंदर आज कवर अप करेंगे। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि अगर हम यहां पर एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स को कवर अप कर रहे हैं तो सिर्फ एमटीएस के लिए ही बेनिफिशियल है। आपका कोई भी एसएससी का कोई भी अपकमिंग एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए ये सेशन बेनिफिशियल है। क्योंकि आफ्टर ऑल ऐसा तो नहीं है कि जो पैटर्न आपको एमटीएस में गिवन होगा वो जीडी में नहीं आएगा, जीडी वाला सीएचएसएल में नहीं आएगा, सीएचएसएल वाला सीजीएल में नहीं आएगा। आफ्टर ऑल एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला डिपार्टमेंट तो एक ही है ना। ओके, तो ये सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन इतने भी ट्रिकी नहीं है, बट यहां पर एमटीएस के एग्जाम में जो जितने भी शिफ्ट्स हुई थी सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। इस बार जो है वो लेवल थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ के आया है मोस्टली शिफ्ट्स के अंदर। तो सेशन में हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो, देखिएगा जरूर। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलो पेन पेपर पेन नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा। जो भी आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही उसके वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर चाहिए। और ये सेशन चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो, एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन हमें नंबर सीरीज से रिलेटेड गिवन है, जहां पर नंबर्स जो हैं आपको डेसिमल की फॉर्म में दिए गए हैं। तो एक दो सेकंड का पहले पॉज लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिफरेंस क्रिएट करना है या मल्टीपल्स बनाने हैं। तो आपने काफी बार देखा होगा और मैंने आपको कन्वे भी किया हुआ है काफी सेशंस के अंदर, चाहे हम मिक्स प्रैक्टिस करते हैं चाहे टॉपिक वाइज लेके आता हूं मैं आपके सामने। हमेशा आपको सीरीज का नेचर जज करना है। नंबर कम हुआ फिर एकदम से ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न हो कि नंबर पहले कम हुआ फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला गया, तो वो हमेशा डेसिमल्स के मल्टीपल में रहेगा। डेसिमल के मल्टीपल में कैसे रहेगा? अगर मैं यहां पर 8.5 को यूज करता हूं या 16 को यूज करके चलता हूं, ध्यान से समझिएगा। 16 से 8.5 आप कैसे अप्रोच कर सकते हो कि अगर मैं 16 का हाफ कर दूं, हाफ का मतलब क्या होगा? 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं। 0.5 का मतलब हाफ ही होता है। 16 का हाफ अगर मैंने कर दिया तो कितना होता है? 8। 8 में 0.5 जोड़ेंगे तभी तो 8.5 बनेगा 16 से। क्लियर है? इसी तरह अगर हम 8.5 से 9.5 तक अप्रोच करने जा रहे हैं, तो अगर मैं 8.5 को 1 से गुना करके उसी में ही 1 जोड़ दूं तो 9.5 भी बनेगा। आफ्टर ऑल हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर तक अप्रोच करना होता है। ठीक है, अगर हम मल्टीपल्स बना रहे हैं तो मल्टीपल 8.5 का 1 गुना ही होगा, तभी 9.5 तक पहुंच पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं 9.5 से 15.75 तक पहुंचना चाहता हूं, तो यहां से ही हमें कॉन्टिन्यूटी को जज करना है। ये 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या लगता है कि यहां पर किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 1.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब 9.5 का 1.5 गुना की बात करते हैं। सबसे पहले 9.5 का 1 टाइम कितना हो गया? 9.5 ही होगा। अब 9.5 का हाफ टाइम कितना होता है? 4.75। ओके, और लास्ट में 1.5 से मल्टीप्लाई करके हमें इसमें 1.5 ऐड भी तो करना है। मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया वही नंबर हमें ऐड ऑन भी करना है। ठीक है, मतलब कि 1.5 फर्दर हम ऐड कर देंगे। तो 5 का एज इट इज, 7 5 12 और 17, 1 9 4 13 14 और 1 15। ये देखिए 15.75 आपकी वैल्यू क्रिएट हुई। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? इंटू 2 प्लस 2 रहेगा। फिर आगे क्या क्रिएट होगा? इंटू 2.5 प्लस 2.5। अब 33.5 का हमें 2.5 करना है। पहले तो 33.5 का हमें डबल करना है। तो कितना हो जाएगा? 33 का डबल 66, 5 का डबल 10, मतलब 1। 67 तो यही हो गया। ठीक है,
अब हमें 33.5 का आधा भी करना है। अब 33 का आधा कितना होता है, चलो 32 का आधा मान लेते हैं। 32 का आधा कितना हो गया हमारे पास 16, 16 और जोड़ दीजिए, बची कितनी वैल्यू 1.5, क्योंकि 32 तो हमने यहां पर हाफ ले लिया ना 32 का, तो 1.5 का आधा हमें करना है फर्दर, तो कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर बात करें तो फिर उसके बाद हमें 2.5 फर्दर एड ऑन भी करना है। तो यहां पर 5, 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 6 13, 14 15 और 1 16, ठीक है 6 7 और 1 8, तो 86.25 आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम डेसिमल के साथ ही इस तरह से क्वेश्चन को ट्रीट करें तो अब इसे थोड़ा सा इजी भी बनाया जा सकता है दो तरीकों से। एक तो पहला मेथड ये हो गया, अगर आपने क्वेश्चन को अपने लेवल पे सॉल्व किया होगा कि नंबर भी हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन थे, मल्टीप्लाई भी हम डेसिमल की फॉर्म में कर रहे हैं, तो जहां कहीं भी दशमलव या डेसिमल आ जाते हैं तो कैलकुलेशंस आपकी ट्रिकी हो जाती हैं। इसको एक और अप्रोच के साथ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ डेसिमल्स जितने भी उनके प्लेसेस अवेलेबल थी, आपको डेसिमल प्लेसेस का रेफरेंस लेना है, अकॉर्डिंगली डेसिमल को वैनिश कर दो। मतलब कि अगर मैं हर एक नंबर को ध्यान से देखूं, कईयों में 1 डिजिट से पहले है, कईयों में 2 डिजिट से पहले है, अकॉर्डिंगली आप इसे अवॉइड करने के लिए, डेसिमल खत्म करने के लिए 10 से गुणा कर सकते हो या 100 से गुणा कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसे 10 से भी गुणा कर दूंगा तो भी मेरा सीरीज क्रैक हो सकती है। अगर मैं 100 से भी गुणा कर दूंगा, चलो एक बार 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि इस वैल्यू के अंदर यहां पर जो डेसिमल की पोजीशन है वो 2 डिजिट से पहले है। तो अगर 100 से गुणा कर दें तो संख्याएं हमारे पास क्या बनेंगी 1600, आगे क्या बन जाएगा 850, उसके बाद क्या बन जाएगा 950, आफ्टर दैट 1575, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 3350, और अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या किया, हर एक नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब वही बात आती है 850 से 900 तक जाना है, तो क्लियरली पता चलेगा एक गुना करके इसमें 100 जोड़ा गया है। ठीक है, इतना तो पिक्चर क्लियर हो रही है कि मल्टीपल ही बनेंगे, और मल्टीपल भी कैसे बनेंगे डेसिमल्स की फॉर्म में। सिमिलरली अगर ये इंटू 1 प्लस 100 है तो इसकी बात करें तो इंटू 0.5 प्लस कितना हो जाएगा, आधा कितना हो गया 800, 800 में कितने जुड़ेंगे 50। अब यहां पर 50 जुड़े हैं, इधर 100 जुड़े हैं, तो आगे कितने जुड़ेंगे 150 जुड़ेंगे, पर 150 किस में जुड़ेंगे, इसके 1.5 में 150 जुड़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली आगे कितने जुड़ेंगे, इंटू 2 से 200 जुड़ेंगे। अब चेक कर लो, अब 1575 का डबल करना और ज्यादा आसान हो गया, रादर के मैं 15.75 का 2 गुना करने बैठूं। ठीक है, 1575 का डबल कैसे करना है, पहले 1500 का डबल कर दो 3000, फिर 75 का डबल कर दो, कितना हो गया 150, तो 3150 तो यही हो गया। 3150 में 200 जोड़ेंगे तो 3350 आ गया। तो अगली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इंटू 2.5 प्लस 250। अब 2.5 गुना करते हैं, वही बात आ जाती है, मुझे 3350 का 2.5 गुना करना है, पहले 3350 का डबल कर दो, 33 का डबल 66, 50 का डबल 100, तो कितना हो गया 6700। ठीक है, 3350 का डबल कितना हो गया 6700। अब 3350 का आधा की बात करते हैं। ठीक है, अब आधा मतलब आप इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, इजीली आप डिवाइड कर लोगे। ठीक है, पहले तो 3200 का आधा कर लो, 3200 का आधा कितना हो गया 1600, बच्ची कितनी वैल्यू 150, 150 का आधा कितना हो गया, देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। कईयों को तो 1.5 का या 0.5 का ही या 1.5 का ही आधा करने में टाइम लग जाता है। भाई 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 150 का तो आधा सोच सकते हो ना कि 150 का आधा 75 हो जाएगा, और उसके बाद कितनी वैल्यू जुड़ने जा रही है 250 नंबर वैल्यू जुड़ने जा रही है। ठीक है, ये 5 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया यहां पर, तो 7 7 14 और 2 16, 8625। अब 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 100 से डिवाइड भी कर दो, तो 86.25 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। कहने को आप 2 डिजिट की पोजीशन वैल्यू तक भी क्वेश्चन को लेके जा सकते थे, बट कई बार क्या है कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो सकती है। अगर आपका कैलकुलेशंस के ऊपर होल्ड कम है तो नंबर को प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके चलना। आप इससे 10 से भी गुणा कर सकते थे, जब 10 से गुणा करते नो तो यहां पर क्या होता 5 जुड़ता, फिर 10 जुड़ता, फिर 15 जुड़ता, फिर 20 जुड़ता, अकॉर्डिंगली। एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। देखो जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे क्रिएटिविटी लगानी नहीं आएगी, नंबर्स के साथ खेलना नहीं आएगा, फिर तो सामने वाले के ऊपर ही डिपेंड रह जाओगे हमेशा आप, कि सामने से अगर कन्वे किया जाएगा तो हम फॉलो करेंगे, अपने एंड से एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखो एग्जाम में आफ्टर ऑल क्वेश्चंस जो हैं आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं,
वहां पर टीचर्स नहीं आएंगे या कोई भी आपका फ्रेंड नहीं आएगा आपको सोल्व करवाने के लिए। तो इसलिए ऐसी लॉजिकल एबिलिटी को फॉलो करते रहा करो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन में एरर है। अब एरर तो काफी क्वेश्चंस के अंदर थे। जब भी आंसर की रिलीज हुई मुझे मैसेजेस भी आए स्टूडेंट्स के कि इस पे ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, तो उन्होंने डाले भी हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एरर है। ठीक है, कैसे? सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। अब ध्यान से देखिए इसमें एरर क्या था। कहता आपको कंडीशन में दिया गया है, ये मेरे ख्याल से 29 अक्टूबर की शिफ्ट का क्वेश्चन है। कहता 7 पर्सन दे दिए गए, सारे के सारे एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और सभी का फेस सेंटर की तरफ है। चलो ये 7 पर्सन बिठा देते हैं। उसके बाद देखिए क्या गिवन है। कहता E इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ F। E जो है वो F के बाईं और चौथे प्लेस पे है, तो F का बायां चौथा, E यहां पर आ गया। उसके बाद A जो है वो E का बायां तीसरा है। अगर हम E के बाएं तीसरे की बात करते हैं तो E का बायां तीसरा तो ऑलरेडी F आ रहा है, वो कहता है A आना चाहिए। तो यहीं पर ही आपकी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग निकल के आती है। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन जो है आपको स्किप करना था, ऑब्जेक्शन रेज करने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कि यहां पर अगर मैं फोर्थ की जगह थर्ड लेफ्ट मार्क कर देता तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को करेक्ट किया जा सकता था कि फोर्थ की जगह हम थर्ड मार्क कर देते हैं कि ई जो है वो एफ के बाईं और तीसरे प्लेस पे है। तो एफ का बायां तीसरा हमने ई को अरेंज कर दिया और ई के फर्दर बाएं तीसरे प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। तो ई का बायां तीसरा यहां पर कौन आ गया? ए अवेलेबल हो गया। उसके बाद जी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ डी है। डी का दायां तीसरा कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। अभी ना तो जी का कंफर्म था ना ही हमें डी का यहां पर कंफर्म था। सी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। सी जो है वो डी के तत्काल बाईं ओर है। अगर सी डी का तत्काल बाईं ओर है तो डी सी के तत्काल दाईं ओर होना चाहिए। इन शॉर्ट सी और डी एक साथ आने चाहिए। क्लियर है? उसके बाद C is sitting to the immediate left of D हो गया। B is sitting second to the left of F। B जो है वो F के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे बैठा हुआ है। अब यहां पर आप क्लू कैच कर सकते थे कि C और D एक साथ आएंगे, जिसमें कि C के दाईं ओर D बैठा हुआ है। तो C हमें यहां लेना होगा, तभी उसके दाईं ओर कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि C जो है वो D के तत्काल बाईं ओर भी बैठा हुआ है। एक ही पर्सन रह गया, कौन सा? G। अब ये इस स्टेटमेंट से ये फोर्थ की जगह अगर हम थर्ड मार्क करेंगे तब जाके आपकी ये अरेंजमेंट बन रही थी। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है? F की पोजीशन A के संदर्भ में क्या है? तो F जो है वो A के कहां बैठा है? तत्काल बाईं ओर बैठा हुआ है। आंसर वुड बी बी ऑप्शन। ठीक है, हालांकि आपको ये करेक्ट नहीं करना था एग्जाम के अंदर, बस आपको ये क्या है स्किप करके चलना था। क्वेश्चन जो है यहां पर गलत मेंशन था। ओके, अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक और सीरीज का सवाल। अब यहां पर सेम पैटर्न के क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं, बट नंबर से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डराया गया है एमटीएस के एग्जाम में। देखो ऐसे क्वेश्चन तो सीजीएल सीएचएसएल में भी रेयर देखने को मिलते हैं। अब अप्रोच मैंने आपको बहुत बार बता रखी है कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही, आरोही या बढ़ते क्रम में ही आपको सीरीज को अटेम्प्ट करना है या क्रैक करना है। अब यहां पर नंबर्स जो है वो कम होते चले जा रहे हैं, आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर तक ट्रेवल करना है। अब यहां पर आपको एक दशमलव में संख्या दी गई है 4.4। तो इस डेसिमल को अवॉइड कर सकते हैं आप कैसे? हर एक नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलो एक बार हम सीरीज को लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है? ये माइनस का 4.4, ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। 176, 1092, उसके बाद कितना है? 4392। इसको नहीं लिखेंगे, अगर नीड पड़ी तो इसके ऊपर जाएंगे। चलो मैं एक सेकंड के लिए लिख ही देता हूं इसको, 8796। चलो बात करते हैं। अब इतना तो मुझे क्लियर हो चुका है, ये डिफरेंस है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, मल्टीपल्स बनेंगे। ध्यान से देखो, यहां से रेफरेंस ले सकते हो या यहां से रेफरेंस ले सकते हो। रेफरेंस कैसे लेंगे? अगर मैं 1092 से 4392 तक अप्रोच करना चाहता हूं, ये 92, ये 3092, इसको गोली मारो, 1000, 4000, तो क्लियरली पता चल रहा है इसके 4 टाइम्स के बराबर होगा लगभग। तो 1092 का 4 गुने की बात करते हैं। हाँ जी, 92 का 4 गुना कितना हो गया? 92 का 4 गुना छोड़ो, 90 का 4 गुना बता सकते हो, 360, और 4 का डबल कितना हो गया? 8, तो कितना हो गया? 368। तो ये 368 से कितना ज्यादा है? 92 का 4 गुना हो गया 368, ये 368 से कितना ज्यादा है? 24 से ज्यादा है। क्लियर है? यही चीज यहां पर आप कर सकते हो।
ठीक है, अगर मैं 170 मान के चलता हूं इसको 170 मान के चलो, 17 छिके 102, तो वैल्यू जो है वो तकरीबन तकरीबन किसके बराबर है, 6 गुना के बराबर है। तो मतलब कि अगर मैं इसका 6 टाइम्स कर दूं, ठीक है, तो 176 का 6 गुना कैसे करना है, पहले 170 का 6 गुना कर दो, कितना हो गया 1020, फिर 6 का 6 गुना कर दो, 176 को 170 माना ना हमने, फिर 6 का 6 गुना कर दो, कितना हो गया 36, 1020 और 36 कितना हो गया 1056, तो 1092 1056 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी 36 ज्यादा है। ठीक है, अब ये देखिए ये 24 ज्यादा है, ये 36 ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ये 12 का डबल है या 12 का 3 गुना, ये 12 का 4 गुना होना चाहिए, 48 ज्यादा होगा। अब ये 4 से गुना हुआ, ये 6 से गुना हुआ, तो ये किससे गुना होना चाहिए, 8 से गुना होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां पर एक ऐसी संख्या एग्जिस्ट कर रही है जिसका मैं 8 गुना करने पे 48 जोड़ दूंगा तो 176 आ जाएगा। अब आपको ये संख्या एज्यूम नहीं करनी है, ऑप्शन के थ्रू उठा के नहीं देखना, रिवर्स में ट्रेवल करो। अगर मैं किसी संख्या का 8 गुना करके, पहले मैं संख्या को 8 गुना करूंगा फिर 48 जोड़ूंगा, तो उस संख्या से आप वापस भी आ सकते हो। 8 गुना करके 48 जोड़े, अब 48 वापस ले लो, मतलब कि 176 में अगर मैं 48 कम कर देता हूं तो कितना आ जाता है 128। ठीक है, मैंने 48 उससे वापस ले लिए। अब 128 जब वैल्यू आई वो किसी का 8 गुना करके आई है, किसका 8 गुना करके आई है, 16 का 8 गुना करके आई है। ये ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो आप एक इक्वेशन भी क्रिएट कर सकते थे यहां से। ओके, तो ये 8 गुना हुआ, ये 6 गुना हुआ, ये 4 गुना हुआ, तो ये 2 गुना होगा, ध्यान से देख लीजिए ये 2 गुना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कितना गुना होगा, 10 गुना होगा। ओके, मतलब कि 4.4 का अगर मैं 10 गुना कर देता, 4.4 का 10 गुना कितना हो जाता है 44। ठीक है, बट ये कितना है, माइनस में टर्म गिवन है, तो माइनस में कितना आ जाएगा 60 कम करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ये पैटर्न को जज करते हुए। ठीक है, हमेशा बड़े नंबर्स को टारगेट करो, बड़े नंबर से आपको मल्टीपल्स का आइडिया लग जाता है कि कौन सी संख्या से इसे मल्टीप्लाई किया जाए, और सिर्फ आपको रेफरेंस लेना है कि मैं उस वैल्यू तक अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाऊं। सेंसी तो लेनी है कि कितने गुना करना चाहिए। तो जैसे मैंने यहां पर 176 को 170 के साथ डील करना बताया, 1092 को 1000 के साथ डील करना बताया, अकॉर्डिंगली ही आपको भी यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफी अच्छे लेवल के सीरीज के क्वेश्चन यहां पर मेंशन किए गए थे, आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सकती है पूरी अगर इस लेवल के क्वेश्चन आए तो। और मोर ओवर ये डेसिमल से नंबर जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन भी हमने देखे हैं दो, तो ये काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं पिछले 1 साल से। तो पूरा एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको ऐसा पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। चलो इसके ऊपर आइए, सम मीटर्स आर लीटर्स। कुछ हिस्सा मीटर का जो है वो लीटर बन के बैठे हैं, और कोई भी लीटर जो है वो किसका पार्ट नहीं है, ग्राम का पार्ट नहीं है। पहला निष्कर्ष, सम ग्राम्स आर नॉट मीटर, कुछ हिस्सा पोर्शन ग्राम्स का मीटर नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत। मतलब कि हमें कुछ पोर्शन ग्राम का ऐसा चाहिए था जो मीटर के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो। अब काफियों ने किया होगा ये पोर्शन है तो सही, बट ये गलत है। ये पोर्शन मीटर का ऐसा है जो ग्राम के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, ये ग्राम का थोड़ा पोर्शन है। ठीक है, तो हमें ग्राम टू मीटर तक की विजिबिलिटी नहीं है, विजिबल नहीं हो रही चीजें, इसलिए वो डेफिनेटली क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, कहता ऑल ग्राम बीइंग मीटर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे का सारा ग्राम मीटर हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, सारे का सारा ग्राम इस वाले एरिया में आ सकता है। ठीक है, अगर पूछा जाता क्या सारा मीटर ग्राम हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी संभावना गलत हो जाती। क्यों, क्योंकि वो लीटर को भी किसका पार्ट बना देता, ग्राम का पार्ट बना देता, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करेगा। नेक्स्ट एक और देखिए, सम पॉसम्स आर बाइसन्स, कुछ हिस्सा पॉसम्स का बाइसन्स के अंदर है, और कोई भी पॉसम जो है वो वुल्फ नहीं है। ठीक है, चलो पहला निष्कर्ष देखिए क्या कहता है। पॉसिबिलिटी वाले आए हैं, सम नोट वाले आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन एमटीएस में आ रहे हैं, देखो सीजीएल सीएचएसएल में नहीं आ रहे। ऑल वुल्व्स कैन बी बाइसन्स, क्या सारे का सारा वुल्व्स बाइसन्स हो सकता है, अभी क्वेश्चन करके हटे हैं। सारा बाइसन वुल्व हो सकता है, पहले तो ये देखो। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है, सारा बाइसन जो है वो वुल्फ नहीं हो सकता। क्यों,
इसकी वजह से, क्योंकि ये पोर्शन जो है बाइसन का पोसम्स के अंदर बन के बैठा है और कोई भी पोसम जो है वो वुल्फ नहीं है। अगर बाइसन वुल्फ बना तो पोसम को भी वुल्फ का पार्ट बना देगा, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। इसकी वजह से पूरा बाइसन जो है वो वुल्फ नहीं हो सकता। बट ये पोर्शन तो बाइसन का वुल्फ हो सकता था। अगर ये पोर्शन बाइसन का वुल्फ हो सकता है तो पूरा वुल्फ यहां भी तो आ सकता है। ठीक है, तो वुल्फ टू बाइसंस की ये संभावना जो है वो एग्जिस्ट करेगी। लिखा हुआ है ना, कैन बी, हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन था। दूसरे में गिवन है श्योरिटी में, सभी बाइसंस वुल्फ्स है। क्या सारा बाइसन वुल्फ के अंदर दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। उत्तर क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और, सम पिल्लोज आर कर्टेन्स, कुछ हिस्सा पिल्लोज का कर्टेन्स बन के बैठे हैं और कोई भी कर्टेन जो है वो किसका पार्ट नहीं है? बेडशीट का पार्ट नहीं है। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कहता ऑल पिल्लोज कैन नेवर बी बेडशीट। हाँ जी, कैन नेवर कभी हो ही नहीं सकता। किसके इक्विवेलेंट होता है ये हमेशा कैन नेवर का केस? श्योरिटी के इक्विवेलेंट। मतलब जो हिस्सा पोर्शन अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा श्योरिटी में, तो वो कभी कैन नेवर के केस में कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऑल कैन नेवर का केस जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? हमारा सम नोट के इक्विवेलेंट होता है। अगर आपको इसमें अभी प्रॉब्लम है तो हमने क्विक रिवीजन सीरीज चलाई थी, एक बैच चलाया था यूट्यूब पे, वहां पर सिलोजिज्म का टॉपिक आप देख सकते हैं। लास्ट में जाके आपको कैन नेवर की सिचुएशन का पता चल जाएगा। ठीक है, वहां से सीख सकते हैं चीजें। कहता है सारे के सारे पिल्लोज कभी भी बेडशीट नहीं हो सकते। सारा पिल्लोज का पोर्शन कभी भी बेडशीट नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं हो सकता, ट्रू है। इसकी वजह से ये देखो, इसकी वजह से सारे का सारा पोर्शन पिल्लो का ऐसा है जो कभी भी बेडशीट नहीं हो सकता। अगर आप इसे गलत मानते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंगली सारे पिल्लोज बेडशीट हो सकते हैं, तभी तो आप इसे गलत बोल रहे हो। अब खुद सोचो, क्या सारा पिल्लोज बेडशीट का पार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा तो बेडशीट पिल्लो का बेडशीट है ही नहीं। कुछ पिल्लो बेडशीट नहीं है, इसकी वजह से सारा पिल्लोज कभी भी बेडशीट नहीं हो सकता। यही हुआ ना, तो ये सम नोट ही तो हुआ। फिर कुछ पिल्लो बेडशीट नहीं है, सम पिल्लोज आर नॉट बेडशीट्स, दैट्स व्हाई ऑल पिल्लोज कैन नेवर बी बेडशीट्स। तो यही तो कंक्लूड किया हमने, और क्या कंक्लूड किया है? ठीक है, दूसरा श्योरिटी में गिवन है कुछ कर्टेन जो है वो पिल्लो का पार्ट नहीं है। अब कुछ कर्टेन तो पिल्लो का पार्ट है, रिमेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर तो वही बात होगी ना, श्योरिटी में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, तो मान लें आधी फेल है। श्योरिटी में क्या है? इसका मतलब उस रिमेनिंग आधी के क्लास के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहां पर दूसरा निष्कर्ष आपका क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ओनली वन फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कट रहा है नंबर, चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर 7 का रिलेशन किसके साथ गिवन है? 30 के साथ गिवन है। 14 का रिलेशन जो है वो किसके साथ गिवन है? 100 के साथ गिवन है। तो 22 का रिलेशन बताना है हमें किसके साथ आएगा। ऑप्शन आपको इधर 180 और 170 गिवन है, ये कट रहा होगा सी और डी ऑप्शन। 180 और 170 दिया गया है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखिए, 7 का रिलेशन 30 के साथ गिवन था, एनोलॉजी की बात कर रहे हैं, सादृश्य था। 14 के रिलेशन 100 के साथ गिवन है, सिमिलैरिटी लग रही होगी। ये काफी उन्हें स्किप किया है, बताओ क्वेश्चन हुआ ही नहीं है सॉल्व, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। क्लू आपको यहीं से ही मिल रहा था कि 30 और 100 जो है वो क्या है? 10 के मल्टीपल्स है। मतलब कि ये 3 गुना 10 है। ये क्या गिवन है? 10 गुना 10 गिवन है। ठीक है, तो यहां से आप हिंट ले सकते थे। 3 कैसे आया? 7 में 4 कम कर दो, 3 आ गया। 14 में 4 कम करोगे 10 आ जाएगा। तो 22 में 4 कम करो, कितना आ गया? 18। तो 18 का 10 गुना कितना हो गया? 180। तो सी ऑप्शन यहां पर आपका फाइनल आंसर बन रहा था। नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चन आपने सीख रखी है, नॉन वर्बल सीरीज, इसकी भी क्विक रिवीजन बैच की वीडियो पड़ी है और काफी बच्चों को हेल्प मिली है उस सेशन के साथ। ठीक है, एक्चुअल वे पता चल गया, कमेंट्स ही बता देते हैं कि बच्चे जो हैं छोड़ देते थे पहले ये क्वेश्चन को, अब अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, कैसे? एक स्ट्रेटेजी पता चल चुकी है कि अगर आपको 4 फिगर्स अवेलेबल हैं, 5th फिगर को डिटरमिन करने जा रहे हो अगर आप, तो यहां पर आपको तो पहले पैटर्न जज करना है। जज क्या करना है? पैटर्न कि जो चेंजेस पहली से दूसरी फिगर बनाने में फॉलो हुई, क्या वही सेम चेंजेस तीसरी से चौथी फिगर बनाने में फॉलो हुई? पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, पैटर्न को पकड़ो। अगर मैं सिंबल एस की बात करूं यहां पर, या कोई भी एलिमेंट है, एस जो है वो लेफ्ट मिडल स्टेप से कहां चला गया? नीचे मिड वाली साइड पे। तो सेम पोजीशन वाला एलिमेंट एस फिर से यहां पर आ रहा है। उसके अलावा कोई और एलिमेंट उठा लो। ठीक है,
बीच वाला एलिमेंट ए जो है वो राइट पे शिफ्ट हो गया। तीसरी से चौथी में देखिए बीच वाला एलिमेंट कौन है, टी, टी राइट में शिफ्ट हो गया। सेम चेंजेस है। और उठा लीजिए, ये डी शेप में जो ऑब्जेक्ट है, डी जो है वो सेंटर में आ गया। ये देखो यहां पर ए सेंटर में आएगा। सेम लोकेशन वाले ऑब्जेक्ट हमने उठाए कि जो चेंजेस पहले से दूसरी में हुई वही सेम चेंजेस तीसरे से चौथी बनाने में फॉलो हुई है। अकॉर्डिंगली जैसे दूसरे से तीसरा बना, फिर उसी की तरह चौथे से पांचवा बना दो, दैट्स इट। हर एक एलिमेंट को जज करने की नीड नहीं है। अब जैसे ऊपर टी की बात करते हैं, टी कहां पर आया, सेंटर में, तो यहां पर 3 सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में 3 होना चाहिए, आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट, और एलिमेंट उठाओ। ठीक है, 9 की बात करते हैं। 9 तो यहां पर अवेलेबल नहीं था, चलो नया एलिमेंट आया है, उसको अभी इग्नोर मारते हैं। ठीक है, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं। ए की पोजीशन, मतलब यहां पर टी की पोजीशन देखेंगे, ए जो है वो सेंटर में ऊपर की तरफ आ गया, तो टी यहां पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ऊपर मिड में क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहां पर 2 ऑप्शन रह गए ना, तो दोनों ऑप्शन में चेंजेस देख लो। दोनों ऑप्शन में चेंजेस जो हैं, यहां पर डी है, यहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसको देखते हैं कि इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आया। ठीक है, अब क्या क्या कॉमन था, टी कॉमन आ रहा था, डी शेप कॉमन आ रही थी, एस शेप कॉमन आ रही थी, ए शेप कॉमन आ रही थी। 9 की जगह यहां पर राइट पे, ये लेफ्ट पे था 9, राइट पे क्या बन गया, 3। तो यहां पर जो ये डी शेप में ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिप्लेस होगा। 3ATS तो पक्का रहेंगे, ये देखो 3ATS, ये 3ATS, बट ये डी शेप वाला ऑब्जेक्ट जो है नए एलिमेंट के साथ रिप्लेस होगा। वो कौन सा आपको है, ऑप्शन के थ्रू पता है, डी ऑप्शन में वो 0 शेप में दिया गया है, या ओ शेप, जो कुछ भी हो सकती थी वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों कट रहे हैं, नहीं गिवन है ऑप्शंस तो। 41 और 43 है आपका सी और डी ऑप्शन। ठीक है, चलो 192 का संबंध 38 के साथ गिवन है, 270 का 51 के साथ, चलो लिख लेते हैं। 192 का किसके साथ रिलेशन है, 38 के साथ। 270 का रिलेशन किसके साथ गिवन है, 51 के साथ। तो 258 का बताना है। एक काम करेंगे, 192 से 138 तक नहीं जाएंगे, 38 से 192 जाएंगे, 51 से 270 तक जाएंगे, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ा नंबर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब 51 को पकड़ लेते हैं। 51 तकरीबन आपको 50 की सेंस दे रहा होगा। 50 से 270 तक जाना है, तो क्लियरली पता चल रहा है इसका 5 गुना करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा। 51 का 5 गुना कितना हो गया, 255। अब 255 में क्या जोड़ा जाए कि 270 आ जाए, तो आप कहेंगे जी 255 में हम जोड़ देंगे 15। ओके, इसी तरह अगर इसे 5 गुना में लिया गया तो इसको भी 5 गुना करो। एनोलॉजी क्या कहती है, जो रिलेशन इन दोनों में फॉलो हुआ वही रिलेशन इन दोनों में फॉलो होना चाहिए। 38 का 5 गुना करके देखते हैं। 40 का 5 गुना कितना होता है, 40 का 5 गुना होता है हमारे पास 200। तो 38 का 5 गुना 190 हो गया। 190 में कितने जोड़े गए, 2 जोड़े गए। ठीक है, 190 में कितने जोड़े गए हैं, यहां पर 2 जोड़े गए हैं। अब ये भी 5 गुना हुआ, ये भी 5 गुना हुआ, तो इतनी तो क्लियरिटी आ रही है कि दोनों 5 टाइम्स हो रहे हैं। मतलब यहां पर भी कोई ऐसी संख्या आएगी जिसका हमें 5 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें कुछ जुड़ेगी वैल्यू, जैसे कि यहां पर जुड़ रही है। अब यहां पर जुड़ रहा है 15, यहां पर जुड़ रहा है 2। 38 से 2 जुड़ा, 51 से 15 जुड़ा, तो ध्यान से देखिए 38 से 2 कैसे जुड़ा, 38 में 36 कम कर दिए, 51 में 36 कम कर दिए। तो यहां पर भी किसी संख्या में, जो यहां पर संख्या है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर 38 का 5 गुना है या 51 का 5 गुना है, तो ये x का 5 गुना होना चाहिए। तो फर्दर क्या जुड़ा, x माइनस 36। x की वैल्यू क्या है, 38 माइनस 36 कर दिया 2। x की वैल्यू है 51 माइनस 36 कर दिया 15। x की वैल्यू पता नहीं है, माइनस 36 कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल रिलेशन बन जाएगा, जिसमें आपका रिजल्ट 258 के बराबर हो जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना था, x की वैल्यू डिटरमिन कर लो। तो 5x प्लस x माइनस 36 इज इक्वल टू 258 के इक्वलेंट है। तो यहां पर x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी, तो 6x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 8 6 14, 5 3 8 और 1 9, 294। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सही चल रहा है ना, ये 258 ही था। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24, 9 6 54, 49 जो है आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अदरवाइज आपको ऑप्शन के थ्रू जाना था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, हल्का सा। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो यहां पर आपको मैं रूल लिख भी देता हूं कि जो दूसरी संख्या है x, उसका 5 टाइम्स करके उसी में ही आपको 36 कम करना है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आपको दे देगी। ठीक है,
ये आपके सामने इक्वेशन क्रिएट कर दी मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आइए। देखना पड़ेगा भाई फाइल का, यहाँ पर सिस्टम में तो ओके रहता है, यहाँ पर लास्ट लाइन कट रही है थोड़ी। वैसे दिख रहे होंगे 2, नन, 3 और 1, ये 4 ऑप्शंस हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो 7% से रिलेटेड आए हैं और थोड़े अच्छे लेवल के थे। ठीक है, 7% है, ए से लेके जी तक सारे सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7। आइए, कहता बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी। बी जो है वो डी के दाएं तीसरे स्थान पे है, तो डी का दायां तीसरा 1 2 3, यहां पर कौन आ गया? बी अवेलेबल हो गया। उसके बाद जी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जी जो है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ई जो है वो जी के तत्काल दाईं ओर है। अब ध्यान दीजिए, जी जो है वो ए का बायां दूसरा था और ई जो है वो जी का तत्काल दाईं ओर है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं ये जी ई ए तीनों एक साथ आएंगे कि ए के तत्काल बाईं ओर ई होगा, ई के तत्काल बाईं ओर जी होगा, तभी तो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? जी अवेलेबल होगा। या हम राइट से भी जा सकते हैं, जी के तत्काल दाईं ओर कौन है? ई के तत्काल दाईं ओर कौन है? यहां पर ए अवेलेबल होगा। तो कहने का मतलब ये तीनों पर्सन एक साथ आएंगे। तो अगर इनको तीनों को एक साथ अरेंज करना है तो 3 सीट्स कंसेक्यूटिव अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि ये अवेलेबल है। तो जी यहां पर आ गया, इसके तत्काल दाईं ओर यहां पर ई आ गया, ई के तत्काल दाईं ओर यहां पर कौन आ गया? ए आ गया। बस होगी। आगे देखो इंफॉर्मेशन क्या कहती है। कहता 3 पीपल बिटवीन ई एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई। जब हम ई के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो ई और सी के बीच में 3 पर्सन आ रहे हैं, तो ई के बाईं से काउंट करो, 1 2 3, 3 सीट्स के गैप में कौन बैठा हुआ है? सी। जो रह जाएगा उसको यहां अरेंज कर दो, तो ए से लेके जी तक कौन रह गया? एफ ही तो रह गया। क्लियर? चलो, और आगे ये भी मेंशन्ड है कि सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, स्पेस नहीं है, कि सी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, सी ए का पड़ोसी नहीं बन रहा, तो ये सुपर फ्लोस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे लिए गिवन थी। ना भी गिवन करते तो भी अरेंजमेंट बन रही थी। अब क्वेश्चन की सेंस देखो कैसी है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी वे में पूछा गया है। कहता ऐसे कितने पर्सन हैं जो अपनी स्थिति को अपरिवर्तित रखेंगे, रिमेन अनचेंज्ड। जैसे अल्फाबेट टेस्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं ना, कि जहां पर वर्ड में सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है, वहां पर हमें देखना होता है कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपनी स्थिति को अपरिवर्तित रखेंगे। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट में भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, ऐसे कितने पर्सन हैं जो अपनी पोजीशन को सेम रखेंगे, मतलब उसी पोजीशन पे बैठे रहेंगे जैसे वो अभी बैठे हैं। कब? एक्सेप्ट ए के अलावा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ए को इंक्लूड किया गया या नहीं इंक्लूड किया गया। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामवृत्त दिशा में, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कीपिंग द पोजीशन ऑफ ए अनचेंज्ड। कि ए की पोजीशन को स्टेबल रखना है, ए को इंक्लूड नहीं करना। तो जब हम ए से वामवृत्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और सभी पर्सन को अल्फाबेटिकली बिठाते जाएंगे, तो कितने पर्सन यहां पर ऐसे रहेंगे जो अपनी पोजीशन को अपरिवर्तित रखते हैं? ठीक है, चलो काउंट कर लो। ए, इधर बी आ जाएगा, सी एज इट इज मिलेगा, सी के बाद कौन आया? डी, चेंज हो चुका है, ई एफ जी। तो सी को छोड़ के बाकी सारे अपनी पोजीशन को चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो अनचेंज्ड कितने पर्सन की पोजीशन रही? सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन की पोजीशन। क्लियर? बस आपको काउंटिंग में बताना था, ये नहीं बताना था कि वो कौन सा पर्सन है। नेक्स्ट, ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स। सभी पोर्शन एक्टर्स का सिंगर्स बन के बैठे हैं और सभी सिंगर्स जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डांसर्स का हिस्सा है। तो पहला निष्कर्ष देखिए क्या कहता है। कहता है कम से कम कुछ सिंगर एक्टर हैं। एटलीस्ट का मतलब आया, एटलीस्ट का मतलब ये नहीं है, काफी स्टूडेंट ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट जो है वो पॉसिबिलिटी का पार्ट है, संभावना के ऊपर आधारित निष्कर्ष है। नहीं, एटलीस्ट जो है वो आपका एज अ क्वांटिफायर यूज होता है। सम, फ्यू, सेवरल, एटलीस्ट मतलब कुछ, कम से कम कुछ सिंगर एक्टर हैं। जी बिल्कुल हैं, कुछ सिंगर का पोर्शन एक्टर बन के बैठा है। जब सारा एक्टर ही सिंगर का पार्ट है तो सम भी तो ऑल का पार्ट हुआ, और सिंगर का कुछ पोर्शन एक्टर ने कंज्यूम किया हुआ है। ये देखिए, ट्रू। सम डांसर्स में नॉट बी सिंगर्स, कुछ डांसर ऐसे हैं जो सिंगर का हिस्सा नहीं हो सकते। अब ध्यान से सुनिए, सारे सिंगर तो डांसर का पार्ट है, हमें इस वाले डांसर के एरिया का सिंगर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं गिवन। तो ये पोर्शन डांसर का ऐसा है जो सिंगर हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। अगर हो सकता था तो मतलब सिंगर और डांसर का पोर्शन ओवरलैप कर जाता।
दोनों सर्कल का साइज सेम हो जाता, क्योंकि सिंगर भी तो डांसर बन के बैठे हैं, तो डांसर भी सिंगर हो सकते थे। ठीक है, अगर आता कि ऑल डांसर कैन बी सिंगर्स, दैट इज ट्रू, सारे डांसर सिंगर हो सकते हैं, बट ये वाला पोर्शन डांसर का सिंगर क्या पता ना हो सकता हो, तो इसकी हम पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता मतलब ये सम वाला पोर्शन, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो डांसर का सिंगर बन के बैठा है, असम्पशन हम इसके बारे में लगाएंगे। ये पोर्शन डांसर का ऐसा है जो क्या पता सिंगर ना हो सकता हो, तो यहां पर आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी वैलिड है। आंसर क्या मार्क करेंगे, बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों निष्कर्ष ही यहां पर अनुसरण करते हैं। क्लियर है? देखो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, चाहे लिमिटेड हैं, 40-45 के करीब होंगे, बट तसल्ली करवा देंगे, आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप किसी भी पार्ट में लैक कर रहे हो, जो आपको टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं भी आप लैक कर रहे हो, इस सेशन से वो भी ओवरकम हो जाएगा। आपको सारी की सारी वीडियोस वगैरह डिटेल में गो थ्रू करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने चीजें सीख रखी हैं। अगर आप टीयर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चीजें आपने सीख रखी हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बस एक पॉलिशिंग की नीड पड़ती है, वो एग्जाम्पल का रेफरेंस लेके क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा है शुरुआत में ही, चाहे सेशन को डबल स्पीड के साथ देखो, देखो जरूर, बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम विद इन द क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देती हैं, आपके काम की होती हैं बातें। अब ऐसा तो नहीं है कि हम रट के आते हैं, लिख के आते हैं कि हाँ नहीं यार आज के सेशन में ये बोलेंगे, बढ़िया सी रील बना देंगे और अपलोड कर देंगे, बढ़िया व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ऑन द स्पॉट आती हैं चीज़ें, जो भी दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, स्क्रिप्टेड नहीं है भाई कुछ हमारे पास। चलो नेक्स्ट देखो, देखो 7 पर्सन का अराउंड अ सर्कुलर टेबल बैठे हैं, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। चलो 7 पर्सन पहले बिठा देते हैं, रैंडमली कैसे भी बिठाओ। अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं ना विषम संख्या में, जरूरी नहीं है कि आमने सामने बिठाने हैं, किसी भी तरह अरेंज कर दो। ठीक है, चलो पहली कंडीशन कहता सी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है। ए को बिठा दिया सबसे पहले, उसके बाएं दूसरे स्थान पे कौन आ गया, सी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने सारी चीजें बेसिक वाली कर रखी होंगी, इसलिए मैं राइट और लेफ्ट मेंशन नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलो उसके बाद ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बी। जब हम बी के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे ना, तो बी और सी के बीच में एक व्यक्ति आएगा। अब सी और बी के बीच में एक व्यक्ति, बी तो यहां आ ही नहीं सकता, तो बी ऑब्वियस सी बात है हमें यहीं पर ही बिठाना होगा, और बी के दाईं ओर से काउंट करने पे शुरू करने पे ही तो बी और सी के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है। वैसे ये लिखने की नीड नहीं थी, पता ही था बी और सी के बीच में एक व्यक्ति आएगा, तो बी यहीं पर ही बैठेगा, इधर तो आ ही नहीं सकता। अगला, E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F। E F का दायां तीसरा है, F का दायां तीसरा E बैठा हुआ है, या E के बाएं तीसरे प्लेस पे कौन आ रहा है, F आ रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। D इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। D E के तत्काल बाईं ओर है। अब E के तत्काल बाईं ओर कौन आ गया, यहां पर D आ गया। तो ध्यान से देखिए, E अगर F का दायां तीसरा था तो D F का दायां दूसरा है, सेकंड टू द राइट। ठीक है, मतलब D और E एक साथ आएंगे। अगर वो दोनों एक साथ आएंगे तो 2 कंसेक्यूटिव पोजीशन अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि बस यहां पर अवेलेबल है। डी के तत्काल दाईं और ई चाहिए, या ई के तत्काल बाईं और डी चाहिए, तो हमें डी को यहां पर अरेंज करना होगा, तभी उसके तत्काल दाईं और कौन आ पाएगा, ई आ पाएगा। और एफ के सेकंड राइट पे या थर्ड राइट पे ई अवेलेबल है, सेकंड राइट पे डी अवेलेबल है, तो एफ हमें यहां लेना होगा। अगर एफ का दायां तीसरा ई है तो ई का बायां तीसरा एफ है, तो आप ऐसे भी बना सकते थे, ई का बायां तीसरा 1 2 3, यहां पर एफ आ गया, जो रह जाएगा उसको यहां बिठा दो, कौन रह जाएगा, 7% के केस में जी रह जाएगा। ठीक है, चलो देखो कितनी लेस इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ 2 या 3 इंफॉर्मेशन गिवन है और आपकी अरेंजमेंट यहां पर सोल्व हो रही है। ओके, तो जिनका होल्ड कम बना हुआ था सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, उनको तो भाई ये अटेम्प्ट करने में भी काफी दिक्कत आई है, तो इसलिए चीजें सब कुछ करके जाओ। अनसर्टेन है रीजनिंग के सेक्शन में, हर एक टाइप कुछ भी पूछा जा सकता है आजकल। पहले अल्फाबेट टेस्ट नहीं आता था, अब अल्फाबेट टेस्ट आने लग गया, वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन आने लग गए, सिटिंग इतना अच्छे लेवल का दे दिया, पजल दे दिया, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी स्किप मत करके जाओ, कोर्सेज में सब कुछ ही गिवन है। पहले जिसको पता था अल्फाबेट टेस्ट बहुत से टीचर नहीं करवाते हैं, हम करवाते हैं। जिसके अल्फाबेट टेस्ट किया हुआ था वो एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ गया है। ठीक है, चलो आगे देखो, यहां पर भी सेम, कितने व्यक्ति ऐसे हैं ए को एक्सक्लूड करके जिनकी पोजीशन जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, अगर सारे के सारे पर्सन अल्फाबेटिकली अरेंज किए जाएं
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावृत्त दिशा में, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, और ए को अनचेंज्ड मान के चलना और उसको इंक्लूड नहीं करना, उसको एक्सक्लूड करके चलो। चलो ए से शुरू हो जाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए के बाद बी सी देखो सेम प्लेस पे है, बोलते जाओ और पता चलता जाएगा कौन कौन सा पर्सन सेम एज इट इज दिखाई दे रहा है। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, सारे पर्सन अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं सी को छोड़ के, और ए को इंक्लूड नहीं करना था, तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन यहां पर ऐसा था। ठीक है, अगला एक और देखिए सिटिंग का, कितने पर्सन है, यहां पर भी 7 है, मोस्टली 7 वाले ही आए हैं। चलिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, पहली सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो ई का सेकंड लेफ्ट है, तो ई के बाईं और दूसरे प्लेस पे हमने सी को बिठाया। ठीक है, और उसके बाद ई के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ई जो है वो ए का थर्ड लेफ्ट है, अगर ई ए का थर्ड लेफ्ट है तो ए ई का थर्ड राइट होगा, दायां तीसरा, तो ई का थर्ड राइट, यहां पर कौन आ गया, ए आ गया, तो चेक कर सकते हैं कि सी ई का बायां दूसरा है। ठीक है, और ई के बारे में इंफॉर्मेशन है वो ए का बायां तीसरा भी गिवन है। उसके बाद कहता है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, कि जी जो है वो बी के दाईं और तीसरे प्लेस पे है, बी के दाईं और तीसरे प्लेस पे कौन अवेलेबल है, जी अवेलेबल है, और बी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो किसका नेबर नहीं है, एफ का नेबर नहीं है, बी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ, किसी का कुछ नहीं पता अभी तक, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, डी जो है वो बी का दायां दूसरा है, अब डी का बी का दायां दूसरा यहां पर डी आएगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डी और जी एक साथ आ रहे हैं, जिसमें जी जो है वो डी के इमीडिएट राइट पे है, अगर दोनों एक साथ आएंगे तो ये दो पोजीशन पे आएंगे, जिसमें कि डी हमें यहां लेना होगा ताकि उसके तत्काल दाईं और यहां पर कौन आ पाए, जी आ पाए, और बी का दायां तीसरा अगर जी है तो जी का बायां तीसरा बी होगा, तो जी का बायां तीसरा 1 2 3 यहां पर बी आ गया, और जो रह गया उसको यहां पर बिठा दीजिए, दैट इज एफ। तो कितने पर्सन बैठे हैं डी और ई ए के बीच में, अगर हम डी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं, तो डी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करो तो डी और ए के बीच में 1 2 3 4 पर्सन आ रहे हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर एक्यूरेट होगा तो वो ऑप्शन में पक्का मिलेगा आपको। ओके, चलो आओ भाई सीरीज का सवाल आ गया, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है एमटीएस में, सीरीज के भी, नॉन वर्बल सीरीज के भी, नंबर सीरीज के भी। चलो ठीक है, मन में लड्डू नहीं फूटना चाहिए, पेपर की तरफ फोकस करो। ओके, हाँ जी, फोकस करते हैं कि पहले हमें 4 फिगर्स गिवन थी और 5वीं फिगर डिटरमिन करनी है, तो लॉजिक वही लगा के देखते हैं, जैसे पहली से दूसरा बना चेक करो, वैसे तीसरी से चौथी फिगर बनी। पहली से दूसरी कैसे बनी, एल जो है वो राइट हैंड पे शिफ्ट हो गया, तो यहां ट्रायंगल राइट हैंड पे शिफ्ट हो रहा है, देखो सेम पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद ये हार्ट शेप वाला ऑब्जेक्ट दूसरी पोजीशन पे चला गया, देखो, तो ये एल जो है इसी पोजीशन पे आएगा। सेम लोकेशन वाला ऑब्जेक्ट आपको पकड़ना है और चेंजेस में देखना है, तो जो चेंजेस पहले से दूसरे बनाने में फॉलो हुई तीसरे से चौथी में भी फॉलो हुई, जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से 5वां बना दो। दूसरे से तीसरा कैसे बना ये चेक कर लो। ठीक है, पहला एलिमेंट कॉर्नर पे आ गया, ये देखो नीचे की तरफ, तो यहां पर वी जो है यहां पर कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, तो वी कॉर्नर पे आना चाहिए, तो आपका सी और बी ऑप्शन एलिमिनेट। ओके, अब यहां पर पहला एलिमेंट हार्ट शेप वाला है, यहां पर ई है, तो पहला एलिमेंट चेक कर लो कौन आ रहा है। यहां पर तीसरी फिगर में कौन आया, ट्रायंगल, कहां से उठ के आया इसको देख लो, नीचे से उठ के आया ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहां नीचे से कौन बैठा हुआ है, ई, ई ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब बीच में जो सीक्वेंस है वो ई से शुरू होगा, डी ऑप्शन आंसर, दैट्स इट। हर एक ऑब्जेक्ट को देखने की नीड नहीं है। ठीक है, अगला, चलो ये 6 पर्सन वाला क्वेश्चन है, कहता है 6 पर्सन है, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है जी, अब जब भी 6 पर्सन आए, 8 पर्सन आए, 10 पर्सन आए, मतलब व्यक्ति अगर 10 गिवन है, 6 गिवन है, 8 गिवन है, सम संख्या में गिवन है, तो एक पर्सन को दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू विपरीत बिठाना है। ठीक है, चलो पहली इंफॉर्मेशन, कहता 2 बॉयज सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। जब भी 6 व्यक्ति बैठे हों टेबल के अराउंड, इन्हीं भी 2 पर्सन के बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। बी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, चाहे यहां से काउंट करो चाहे यहां से काउंट करो, और आपको लिखा भी हुआ है कि अगर हम काउंट करते हैं बी के राइट से या लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो ये चीजें जो है वो कॉमन सेंस वाली हैं, कंसेप्ट्स के साथ साथ ये चलती हैं। कंसेप्ट आता है तो ये चीजें अपने आप ही कंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट, एक लड़का बैठा हुआ है ए और बी के बीच में। अगर हम ए के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं, ए के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो तो ही ए और बी के बीच में एक व्यक्ति आएगा। तो ए यहां नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए यहां हुआ तो दाईं ओर से काउंट करेंगे तो एक व्यक्ति के गैप में बी इधर होना चाहिए, तो ए यहां लेना होगा। दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तभी ए और बी के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है। ई जो है वो ए का सेकंड लेफ्ट है, ए का बायां दूसरा, यहां पर कौन आ गया, ई आ गया। नेक्स्ट, डी जो है वो सी का सेकंड लेफ्ट है, सी यहां लेंगे तो सेकंड लेफ्ट पे ऑलरेडी एफ है, तो सी यहां लेना होगा, तभी उसका सेकंड लेफ्ट बायां दूसरा कौन आ जाएगा, यहां पर डी आ जाएगा। अब हमें यहां पर यह बताना था कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। नोट वर्ड काफियों ने इग्नोर किया होगा, तभी गलती होगी आंसर मार्क करने में। ठीक है, नोट वर्ड केयरलेस कुछ होते हैं कैंडिडेट्स जो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, टाइम भी लगा देंगे, नोट वर्ड देखेंगे नहीं और आंसर मार्क कर देंगे। और आप में से भी कोई हो सकता है जिसने ये नोट वर्ड ना देखा हो। एक बार जरा अपनी नाम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सा पर्सन ऐसा है जिसने ये नोट वर्ड देखा ही नहीं है और आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, बी ऑनेस्ट। ओके, उनको ताज पहनाएंगे हम अपने ऑफिस में बुला के ना, स्पेशली ट्रीट करवाएंगे। ठीक है, चलो, ऐसे बहुत होते हैं। हाँ जी, आइए। कहता ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। क्या ए डी का पड़ोसी है? जी बिल्कुल है, ये तो सही है, बट हमें गलत वाला बताना है कि कौन सा सही नहीं है। सी जो है वो एफ का पड़ोसी है, क्या सी एफ का पड़ोसी है? ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाला गलत है, मतलब सेकंड जो है वो सही नहीं है, ओनली टू ना, जो सही नहीं है वो बताना था ना, तो दूसरे वाला सही नहीं है। नेक्स्ट, चलो भाई, सीरीज का सवाल आ गया। ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा एरर में लगा है। डिफरेंस से ही हो जाएगा। पहली बात, 12 और 16 में अंतर कितना का आया? 4 का। 16 और 22 में 6 का, फिर 22 और 32 में 10 का। ध्यान से देखिए, 4 से 6 2 नंबर बढ़े, 6 से 10 4 नंबर बढ़े, फिर आगे कितने बढ़ने चाहिए? या तो 6 बढ़ने चाहिए या तो 8 बढ़ने चाहिए। ठीक है, जैसे 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ये भी हो सकता है, 2 4 6 8 10, ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम 6 नंबर बढ़ाते हैं तो 10 और 6 कितने हो गए? 16। अगर 8 नंबर बढ़ाते हैं तो 10 और 8 कितने हो गए? 18। मतलब या तो 32 में 16 बढ़ेंगे या तो 32 में 18 बढ़ेंगे। 32 में 16 बढ़ाओ, 48 ऑप्शन में नहीं गिवन। 32 में 18 बढ़ाओ, 50 ऑप्शन में नहीं गिवन। ठीक है, तो इन्होंने 46 मार्क किया हुआ है, मतलब यहां से कहीं ना कहीं एरर क्रिएट हुआ है नंबर 12 को लेके। तो ये ऑब्जेक्शन रेज करने वाला ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें जो है वो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रही थी, मल्टीपल लॉजिक्स की वजह से आपको ऑप्शन भी अकॉर्डिंगली देने थे ना फिर। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सीरीज थी। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, फिर से वही चीज आती है। देखो, पहले से जैसे दूसरा बना वैसे तीसरे से चौथा बना। पी जो है वो थर्ड प्लेस पे आया, यहां पर पहले एलिमेंट ई है, थर्ड प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, ए जो है वो सेकंड लास्ट प्लेस पे चला गया, सेकंड प्लेस से सेकंड लास्ट प्लेस पे चला गया, पी सेकंड लास्ट प्लेस पे चला गया, सेम चेंजेस है। तो जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बना दो। क्या हो रहा है यहां पर? अब जैसे कि एस तो यहां पर है ही नहीं, एस को छोड़ दो, ई से शुरू करते हैं। ई लेफ्ट पे आ गया, पी लेफ्ट पे आ गया, एल ए टी, मतलब ये देखो ये सारे के सारे लेटर शिफ्ट हो गए। टी ए एल पी ई, ये देखो टी ए एल पी ई, एक एक स्टेप आगे आ गए हैं। ठीक है, तो इधर क्या होगा? ए पी डी ई टी। तो सीक्वेंस पहले चेक कर लो, ए पी डी ई टी वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। ये ए पी ई टी डी, ठीक है, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। अब यहां पर देखो, जैसे एस जो है नए लेटर के साथ रिप्लेस हो गया, तो इधर एल जो है नए लेटर के साथ यहां पर रिप्लेस होगा। ओके, तो एल एज इट इज दे दिया गया। देखो, इसको एलिमिनेट करो, डी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है जी, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, एक और देखो, सीरीज का सवाल आपको दिया गया है, जल्दी से इसे ट्राई कीजिए। हरी अप।
चलिए अगला सीरीज का सवाल हो गया होगा इतने में, तो वही पहले से दूसरा, तीसरे से चौथा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। P नीचे शिफ्ट हो गया, 6 नीचे शिफ्ट हो गया, मान लिया। उसके अलावा E जो है लेफ्ट साइड पे आ गया, देखो यहां पर हार्ट शेप वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे आ रहा है। सेम चेंजेस हैं, बनाओ। जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बना दो। दूसरे से तीसरा कैसे बना? E पहला एलिमेंट देख लेते हैं, ये नीचे कॉर्नर पे आ गया, तो ये हार्ट शेप वाला ऑब्जेक्ट इधर कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, तो लास्ट एंड कॉर्नर पे हार्ट शेप वाला ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहां पर देखिए पीईएस कॉमन है। ठीक है, ए वाला ऑब्जेक्ट देख लो कहां उठ के जाएगा। सिंपल सा फंडा, ए की पोजीशन से ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या होने वाला। ए ऑप्शन, ए वाला ऑब्जेक्ट देखो कहां जाएगा। ठीक है, अब ए को तो डायरेक्टली देखने से रहे, हम ये देखेंगे कि सेंटर में कौन आ रहा है। बाकी बातें छोड़ो, दूसरी से तीसरी फिगर में सेंटर में कौन आ रहा है? एस रिपीट हो गया, फिर ए रिपीट होगा, मतलब सेंटर में ए ही रहेगा। बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, चलो भाई ग्रुप पेनोलॉजी, क्या बात है। 4 35 11 82 1 61, नेचर तो सेम है। तीनों नंबर्स को कंपेयर करें, बीच वाली संख्या पहली से भी बड़ी है और तीसरी से भी बड़ी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या पहली से बड़ी है, दूसरी संख्या तीसरी से बड़ी। ठीक है, दोनों ही ग्रुप्स में। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं 35 में 4 कम करूं, यूनिट प्लेस का रेफरेंस मान के चल रहे हैं, 35 में 4 कम कर दें 31। ठीक है, 31 में 20 कम कर दो 11। मैंने क्या देखा, 35 में 4 कम कर दिए, कितना आ गया 31, बार बार 21 बोल रहा हूं। 31 में 20 कम कर दिए तो कितना आ गया 11। सिमिलरली 82 में 1 कम कर दो 81 में 20 कम कर दो, कितना आ गया 61। 82 में 1 कम कर दिया 81 में 20 कम कर दिया, कितना आ गया 61 आ गया। तो सिंपल सा फंडा चल रहा है कि दूसरी संख्या में पहली संख्या माइनस करके फिर उसी में से ही 20 कम कर दीजिए, जो आपकी तीसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 35 में 4 कम कर दो 31, 11 में 20 बढ़ा दो तो भी 31 है, मतलब -1 को इधर भी लेके जा सकते थे। उठाओ जी ऑप्शन। 53 में 13 कम कर दो, 53 में 13 कम किए 40 में 20 कम कर दिए। लकीली ए ऑप्शन में ही आपको सेम पैटर्न मिल रहा है। सिमिलर सेट निकालना था, ये देखो सेम वे एनोलॉजी की सेंस में दिया गया है। ओके, अगला एक और 6 17 41 3 20 32, क्या किया जा सकता है? छोटे नंबर से बड़ा नंबर क्रिएट करें फिर से। ये देखिए ध्यान से, 17 में क्या जोड़ों के 41 बने, 17 में जोड़ेंगे 24, 6 का 4 गुना 24 ही तो होता है। ठीक है, तो मतलब पहली संख्या का 4 गुना किया गया। इसी तरह 3 का 4 गुना करेंगे 12, 12 और 20 कितना हो गया 32। पैटर्न पता लग गया कि फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स कर दो और उसी में सेकंड नंबर जोड़ दीजिए, जो कि आपके थर्ड नंबर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। 9 का डबल 18, 18 और 6 नहीं बन रहा। 7 का डबल 14, 14 और 16 30 होना चाहिए। 23, सॉरी डबल नहीं 4 गुना करना है। 9 का 4 गुना 36, 36 और 6 42 नहीं हो रहा। 7 चौके 28 और 16 ये भी नहीं बन रहा। 23 चौका 92, 92 और 4 ये बन रहा है। बी ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, सेम लॉजिक के ऊपर। नेक्स्ट आइए सीरीज के ऊपर। अब जो 4 फिगर्स अवेलेबल हैं, 5वीं डिटरमिन करनी है, यहां पर वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा। रीजन बीइंग, इधर 4 एलिमेंट हैं, इधर 3 एलिमेंट हैं, ये 4 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, आगे 4 एलिमेंट वाला ग्रुप आएगा। 4 एलिमेंट वाला ग्रुप अवेलेबल है हर एक ऑप्शन में, मतलब यहां पर आपको हर ऑब्जेक्ट को ही कैच करना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। 6 की बात करें, पहले ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कॉर्नर पकड़ लिया, फिर उसने राइट पे शिफ्ट हो गया, फिर नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब 6 की बारी इस लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे रहेगी, कॉर्नर पे 6 आना चाहिए, तो आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट है। ओके, चलिए उसके बाद जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कॉमन हो ना, सबसे पहले उसको पकड़ो। जैसे अगर मैं स्टार की बात करूं, स्टार तीसरी फिगर में नहीं आ रहा, छोड़ दो। इक्वल टू को पकड़ लो, इक्वल टू तो हर एक उसमें बैठा हुआ है ना। हम इसको जब भी कोई भी बॉक्स गिवन होता है इस तरह से, जो भी ये लाइन रहती है, इसमें हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। यहां से यहां पहला स्टेप हो गया, यहां से यहां पहला स्टेप हो गया।
फिर ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ऐसे ट्रेवल करता है। सिमिलरली इक्वल टू भी यही हो रहा है। ठीक है, कैसे? ये कितने स्टेप आगे बढ़ा? 3 स्टेप आगे बढ़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो 1 2 3 स्टेप आगे बढ़ गया, देखो यहां आ गया, फिर यहां से यहां आया, मतलब 1 2 फिर 3 स्टेप्स आगे बढ़ा। ठीक है, यहां आ गया, फिर 3 स्टेप आगे, 1 2, देखो 3 स्टेप आगे बढ़ गए, यहां पर आ गया इक्वल टू, आगे 3 स्टेप्स आगे चलेगा, 1 2, यहां पर इक्वल टू आएगा सेंटर में, इस वाले बॉक्स के अंदर। तो यहां बीच में इक्वल टू होना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन भी बाहर निकला। समझ में आ रहा है? यहां पर देखिए, हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को टैकल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हर दूसरे बॉक्स के अंदर जाके एक एलिमेंट जो है वो स्किप हो रहा है। ठीक है, उसको इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा। अब इसके बाद देखिए कौन सा एलिमेंट पकड़ सकते हैं हम। हाँ जी, बीच वाले एलिमेंट को देखने की नीड नहीं है, दोनों में ही बीच का एलिमेंट n है, तो n ऑल्टरनेट पे n ऑल्टरनेट पे n आ जाएगा। हम इस कॉर्नर पे देख लेते हैं, d आएगा या h आएगा। अब देखो हो क्या रहा है, स्टार सेंटर में आ गया, 6 इधर आ गया, कॉर्नर पे कौन आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे देखा जाए, या कॉमन पकड़ लें, कॉमन कौन है? 6 इक्वल टू ही कॉमन थे, बाकी 2 एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। यहां स्टार और n है, स्टार रह गया, n गायब हो गया। यहां h और n है, h नीचे आया, n गायब हो गया। ठीक है, अब यहां पर नया एलिमेंट आएगा कोई। ओके, यहां नया एलिमेंट आएगा। अगर नया एलिमेंट आएगा तो h तो रिपीट हो ही नहीं सकता। अगर h रिपीट होता तो यहां स्टार भी रिपीट होना चाहिए था, फिर h रिपीट तभी होता ना, h रिपीट नहीं होगा। ये ऑप्शन के थ्रू आपको पिक करना था एलिमेंट कौन सा दिया गया है। ओके, अगला, नेक्स्ट, चलो मल्टीपल बनेंगे। ये देखो 460 और 3200 में कितना हेल डिफरेंस आ रहा है। मल्टीपल बनेंगे, कितने गुना करना है सोचने की नीड नहीं है, यहां पर आ जाओ। ये देखो 32 के 3 गुना में 3 कम कर दो, 32 का 3 गुना 96, मतलब जो नंबर का मल्टीपल बनाना आसान लग रहा है ना, वो वाला नंबर उठा लो। 32 का 3 गुना 96 में 3 कम कर दो, ये देखो 17 का डबल में 2 कम कर दो तो आपको 32 मिल रहा है। इंटू 2 -2 इंटू 3 -3, फिर क्या होना चाहिए? इंटू 4, बटे इंटू 4 नहीं है, इंटू 5 के करीब है। ये देखो 93 का 5 गुना, 90 का 5 गुना 450, 3 का 5 गुना 15, 465 हो गया। 465 में 5 कम किए गए हैं, मतलब जिस संख्या से गुना किया गया है वही संख्या आपको माइनस करनी है। 2 3 5, आगे क्या होना चाहिए? 7। प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है, इंटू 7 -7, चेक कर लो। 46 का 7 गुना, 40 का 7 गुना कैसे करेंगे? 40 का 7 गुना, हाँ जी, 400 का 7 गुना 2800, 60 का 7 गुना 420, 2800 और 7 420 3220। ये देखो 3220 से ऊपर है वैल्यू, -7 कर दिया। तो आगे क्या होना चाहिए? इंटू 11 -11, क्योंकि 7 के बाद की अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या है? 11। अब यहां पर पूरे का पूरा नंबर आपको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, यूनिट प्लेस का रेफरेंस लेते हैं। 3213 को अगर मैं 11 से गुना करूंगा तो यूनिट प्लेस 3 आएगा, यूनिट प्लेस 3 आएगा, फिर 11 कम करेंगे, 11 का इकाई का अंक ले लो, 1 माइनस करेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा। एक ही ऑप्शन गिवन है। बाय चांस 2 ऑप्शन आते इकाई के अंक में, तो आपको नंबर को 11 से गुणा करने का आइडिया दे देता हूं। अब 11 में देखो 1 कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, 1, तो 2 की पेयरिंग होगी रिवर्स सीक्वेंस में। सबसे पहले सिंगल डिजिट उठा लो, एज इट इज लिख दो, फिर इसी को इंक्लूड करके 2 नंबर, एक छोड़ते रहो दूसरा डिजिट पकड़ते रहो, इन दोनों को इंक्लूड करो। 3 और 1 कितना हो गया? 4। अब इस 3 को साइड करो, अगले 2 डिजिट पकड़ लो, 1 और 2 कितना हो गया? 3। 1 को साइड करो, 2 और 3 को पकड़ लो, 2 और 3 कितना हो गया? 5। फिर 1, रिवर्स सीक्वेंस में आ रहे हैं, 1 2 2 2 1, इस तरह से, फिर 3 एज इट इज लिख दो। तो ये हो गया 3213 का 11 गुना, इसमें से 11 कम कर दो तो 353 32 आ गया, 353 32, ये देखो बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगर 3 गुना करते फिर 3 3 के पेयर बनाते, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे ही चलता जाता। ठीक है, मैथ वाले सर से समझो अपने, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, रीजनिंग भी कराओ मैथ भी कराओ तुम्हें। सर्कुलर टेबल का केस है, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर।
केंद्र से बाहर की तरफ। अब प्रैक्टिस होती है हर स्टूडेंट की टुवर्ड्स द सेंटर के, सारे पर्सन केंद्र की तरफ देख रहे हैं। क्वेश्चन आ गया केंद्र से बाहर की तरफ, तो अगर आप इसे टुवर्ड्स द सेंटर भी ट्रीट करेंगे ना, आपके आंसर में चेंजेस नहीं आती हैं कभी भी। ठीक है, आप अवे फ्रॉम द सेंटर करो, मैं टुवर्ड्स द सेंटर करवा देता हूं, क्रॉस चेक कर लेना कि आपका आंसर वेरी करता है या नहीं करता। चलो शुरू करते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी। जब डी के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद बी एंड सी आर बोथ नेबर्स ऑफ जी। बी और सी जो दोनों के दोनों जी के पड़ोसी हैं। तो ये कंफर्म नहीं है कि जी के लेफ्ट में कौन बैठा होगा, सी बैठा होगा या बी बैठा होगा, बट ये श्योर है कि तीनों एक साथ आएंगे यहां पर, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव सीट्स यहां पर अवेलेबल हैं बी, सी और जी के लिए। एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। एफ जो है वो ई के तत्काल बाईं ओर है। अब बी, जी, सी के लिए ये 3 पोजीशन हो गई। अब इसके बाद क्या गिवन है? ई के तत्काल बाईं ओर एफ बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमें जो है मजबूरी में ई को यहां लेना होगा और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तत्काल बाईं ओर यहां पर कौन आ गया? एफ, क्योंकि ये 3 पोजीशन तो बी, जी, सी के लिए है। 1 पर्सन बिटवीन सी एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी। जब हम सी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो सी और ई के बीच में एक व्यक्ति है। सी और ई के बीच में एक व्यक्ति, सी यहां नहीं आ सकता तो सी यहां होगा। सी और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। खत्म। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन जी एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी। जब हम जी के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो जी और डी के बीच में केवल और केवल एक व्यक्ति आ रहा है। अब यही केस अगर आपने आउटसाइड द सेंटर लेके चला है, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही किया, तो भी मैच कर लो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वही चीज आ गई, मल्टीपल बनेंगे। ये देखो 470, ये 3297 आ जाइए। 30 का टेबल आसान लग रहा है, इसी को ही मल्टीपल में लेके आओ। 30 का 3 गुना में 3 एक्स्ट्रा है। ये देखो, ये 14 के 2 गुना में 2 एक्स्ट्रा है। ये 2 गुना प्लस 2, ये 3 गुना प्लस 3, तो ये 4 गुना प्लस 4 है नहीं, ये 5 गुना है। वही वाला पैटर्न आ गया प्राइम नंबर वाला, जो पिछले से पिछला क्वेश्चन देखा था। इसमें माइनस हो रही थी वो संख्या जिस संख्या से गुना किया जा रहा था, यहां पर जिस संख्या से गुना किया जा रहा है वो संख्या ऐड हो रही है। 93 का 5 गुना वही बात आती है, 465 में 5 जोड़ दो 470, तो फिर ये हो जाएगा 7 गुना प्लस 7, तो ये हो जाएगा 11 गुना प्लस 11। ओके, चलो आते हैं यूनिट प्लेस का रेफरेंस। 7 एकम 7, इकाई का अंक 7, 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाइए यूनिट का प्लेस? 6 आना चाहिए, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, अरे जुड़ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, जुड़ रहा है ना एक। ठीक है, अदरवाइज ये वाला पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, 3297 गुना 11 कर लेते हैं एक बार। ये देखो 7 आ गया, अब 2 डिजिट पकड़ लो, 9 और 7 16, कैरी फॉरवर्ड 1। ठीक है, 9 और 2 11 और 1 12, कैरी फॉरवर्ड 1। 2 और 3 5 और 1 कितना हो गया? 6, 3 एज इट इज लिख दो सिंगल डिजिट में। 36,267, 36,267 में 11 जोड़ दो तो 78 ही तो होगा लास्ट में। ठीक है, अगला 7 पर्सन है, फेसिंग द सेंटर है। ठीक है जी, नेचर देखते रहो आप सिटिंग अरेंजमेंट में, वेरिएशन कहां पर आ रही है स्टेटमेंट्स के अंदर। कहता है जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। जी बी के तत्काल बाईं ओर है, बी का तत्काल बायां, जी अवेलेबल हो गया। उसके बाद ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ए डी के तत्काल बाईं ओर है, ना तो डी का कंफर्म है ना ही ए का कंफर्म है। स्टेटमेंट को होल्ड पे रखते हैं, पैराग्राफ एक ही बार पढ़ना है ना हमें। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। डी ई का सेकंड लेफ्ट है तो ई डी का सेकंड राइट हो गया। तो हम ये मान के चलते हैं ई का बायां दूसरा डी है, डी के तत्काल बाईं ओर ए बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सी बी का बायां तीसरा है, बी का बायां तीसरा, यहां पर सी आ गया। नेक्स्ट देखिए, बस इसको अरेंज करते हैं। अब हमें ऐसी पोजीशन पे पर्सन बिठाना है जिसमें ई के बाईं और दूसरे प्लेस पे डी आए, फिर तत्काल बाईं और ए आ जाए। ठीक है, तो ई का बायां दूसरा डी नहीं आ सकता, ई यहां नहीं आएगा। ई का बायां दूसरा डी यहां नहीं आ सकता तो ई यहां नहीं आएगा। ई का बायां दूसरा डी तो आ सकता है बट डी के तत्काल बाईं और ए आना चाहिए, तो ई यहां नहीं आ सकता, ई यहीं पर ही आएगा। बाईं और दूसरे प्लेस पे डी आया, डी के तत्काल बाईं और ए आ गया, जो बच गया उसको यहां बिठा दो। तो पूछा क्या है, बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं?
जब डी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करें। डी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करो तो डी और बी के बीच में ये दो व्यक्ति आ रहे हैं, बी ऑप्शन। एक और लो सिटिंग अरेंजमेंट, 7 आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर, ठीक है। 1 2 थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं। फ्री हैंड से सर्कल बनाना है, जैसा बन जाए, जिस शेप में बन जाए बन जाए, ज़्यादा फीलिंग नहीं लेनी कि जब तक पूरा सर्कल नहीं क्रिएट होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो पहली इंफॉर्मेशन कहता ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एस। एस और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं जब हम एस के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। जी यहां पर आ गया। उसके बाद ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई। जब हम ई के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो ई और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि टी जो है वो ई के बाएं तीसरे प्लेस पे बैठा है, क्योंकि ई के बाईं ओर से काउंट करने पे ही ई और टी के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी। आर जी का दायां दूसरा है, जी का दायां दूसरा, यहां पर आर आ गया, ठीक है। आगे टी जो है वो नेबर नहीं है आर का, मतलब टी यहां नहीं आएगा, टी यहां नहीं आएगा, तो टी इन दोनों में से किसी एक प्लेस पे होगा। टी यहां नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि टी ई का थर्ड लेफ्ट है, तो ई टी का थर्ड राइट होना चाहिए, दायां तीसरा। अगर हम टी को यहां लेंगे तो उसका दायां तीसरा आर बैठा हुआ है, तो टी हमें यहां लेना होगा, तभी उसके दाएं तीसरे ओर कहां कौन बैठा हुआ है, ई, या हमें ई यहां लेना होगा, तभी उसके बाएं तीसरे ओर कौन आना चाहिए, टी। तो देखो ये रिवर्स में आपको स्विच करना आना चाहिए। ये तभी कर सकते हो अगर सारे के सारे पर्सन सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो, ठीक है। इन आउट वाला केस हो फिर नहीं बोल सकते हो ऐसा कुछ। जी डी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है, डी जी का पड़ोसी नहीं है, तो डी यहां आ गया, जो रह गया उधर को यहां बिठा दो, ठीक है। अब बोला क्या है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली, मतलब एफ यहां पर आएगा। कहता है एफ के तत्काल बाईं ओर और दाईं ओर क्रमश कौन बैठा है। बाईं ओर कौन है, टी, दाईं ओर कौन है, जी। सीक्वेंस वाइज बताना है, टी एंड जी, जी एंड टी मार्क नहीं करना, ये सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली टर्म दिया ना, तो पहले इमीडिएट लेफ्ट है तो तत्काल बाईं ओर वाला बताओ, फिर तत्काल दाईं ओर वाला बताओ, ठीक है। चलो आगे 27वां, हाँ जी, देखिए क्या गिवन है, बस करो भाई, कितने सिटिंग अरेंजमेंट दोगे, 3 4 5 6 7। चलो क्या गिवन है, 7 पर्सन है, फेसिंग द सेंटर है, एग्जैक्टली 3 पीपल बिटवीन ई एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई। ई के दाईं ओर से शुरू करने पे ई और बी के बीच में 3 व्यक्ति आते हैं, ठीक है। आगे बोथ जी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ। जी और डी दोनों के दोनों एफ के पड़ोसी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट सी जो है ए का तत्काल बाईं ओर है, ए के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, किसी का नहीं पता अभी तक। डी और ई जो है वो एक दूसरे के समीप नहीं है, नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब डी यहां भी नहीं आएगा, डी यहां पर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एफ डी और जी का पड़ोसी था, मतलब तीनों एक साथ आएंगे, तीनों को एक साथ बिठाने के लिए ये 3 सीट्स अवेलेबल है, तो एफ यहां पर आएगा, डी यहां आ नहीं सकता, तो यहां पर जी होगा, यहां पर डी आ जाएगा। ए के तत्काल बाईं ओर सी है, तो ए यहां ले लो, तत्काल बाईं ओर सी यहां आ जाएगा, बन गई अरेंजमेंट। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी, ए को एक्सक्लूड करना है, फिर से बोला गया है अगर सारे के सारे पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए गए ए की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो शुरू हो जाओ, ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए इसको काउंट ही नहीं करना, बी सी डी, डी मिल गया, ई एफ जी सारे मिल गए अलग अलग पोजीशन पे, डी को छोड़ के, डी डी सेम पोजीशन में मिला है, ए ऑप्शन आंसर। एक व्यक्ति था बस, तो भाई सीरीज आ गई, थोड़ा तो चेंज हुआ। चलो ये डी शेप में ऑब्जेक्ट नेक्स्ट स्टेप में आ गया, पहले से दूसरा चेक कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली तीसरे से चौथा चेक करेंगे। कॉर्नर वाला ऑब्जेक्ट आगे बढ़ गया, ये देखो दूसरे प्लेस पे आ गया, तो एन भी आगे बढ़ा, ये चेक करो। उसके बाद पी सेंटर से उठ के इधर कॉर्नर पे आ गया, ये देखो, तो ये बॉक्स सेंटर से उठ के कॉर्नर पे आया, सेम चेंजेस हैं, बना दो, जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बना दो। दूसरे से तीसरा कैसे बना, स्क्वायर शेप वाला ऑब्जेक्ट सेंटर में आया, तो 8 सेंटर में आएगा,
8 सेंटर में आएगा। तो आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट, आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट। कॉर्नर पे पी है, ये देखो पी ट्रायंगल एन, पी ट्रायंगल एन, ठीक है। 7 इधर वाली पोजीशन पे देख लो कौन आएगा, के आएगा या 7 आएगा, बस। जैसे कि यहां पर आया था 7, कैसे, ये देखो 7 के साथ शिफ्ट हो गया, तो यहां पर भी 7 ही शिफ्ट होगा 7 के साथ एडजेसेंट साइड पे। ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला एक और देखो चेंजेस, जैसे पहले से दूसरा है वैसे चेक करो तीसरे से चौथा है। जैसे कि बात करें, डी और एक्स रिवर्स हो गए, ओ और ए देखो रिवर्स हो गए, ओके। उसके बाद देखो क्या हुआ, एस जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया, तो इधर एक्स नीचे शिफ्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। ट्रायंगल ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहां पर डी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। सेम चेंजेस हैं, बना दो। जैसे तीसरे से चौथा बना वैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बना दो। ओ एक्स रिवर्स हो गए, तो एस और ए रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। ए और एस बन जाएगा, वैलिड है, वैलिड है। ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब चेंजेस देखो कहां पर है, ये कॉर्नर वाला ऑब्जेक्ट पकड़ लो, कॉर्नर पे कौन आ रहा है, इधर कॉर्नर पे कौन आया था, एस। तीसरे में दूसरे से कौन कॉर्नर पे आया, एस आया, यहां से उठ के नीचे से ऊपर उठ गया, तो इधर एक्स ऊपर उठेगा, ठीक है। एक्स कॉर्नर पे होना चाहिए, ए ऑप्शन। अगला करो, सेम चेंजेस देखो हैं या नहीं, पहले से दूसरा तीसरे से चौथा चेक करते हैं। स्टार देखो नीचे शिफ्ट हो गया, टी नीचे शिफ्ट हुआ, वैलिड है। सी अगले स्टेप में चला गया, एक स्टेप आगे बढ़ गया, तो इधर ए भी एक स्टेप आगे बढ़ा, सेम चेंजेस हो गई। बस 2-3 ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले लिया करो, ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है एग्जाम के अंदर हमारे पास। चलिए जी, देखो क्या चेंजेस हो रही हैं। 7 देखो कहां पर उठ के गया, 7 आ गया मिड में, ये देखो, तो इधर एरो मिड में आएगा, एरो मिड में होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर आ गया। बाकी ऑब्जेक्ट देखने की नीड ही नहीं पड़ी, देखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कितने पर्सन है भाई, एम से लेके एस तक 7 पर्सन हो गए, सिटिंग अराउंड अ टेबल फेसिंग द सेंटर। 7 ही गिवन है, 6 वाला तो एक ही क्वेश्चन आया अभी तक बस। चलो 7 पर्सन दिए गए हैं, उठाओ इंफॉर्मेशन। कहता क्यू जो है वो तत्काल पड़ोसी है किस किस का, आर और पी का। क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आर एंड पी। क्यू पी, पी क्यू आर, आर क्यू पी कैसे भी बैठ सकते हैं। एम सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ आर, एम जो है वो आर के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, एम यहां पर आ गया। तो पी क्यू आर या आर क्यू पी कैसे भी अरेंज होंगे, बट आर के बगल में क्यू आना चाहिए, फर्दर क्यू के बगल में पी होना चाहिए। तो आर के बगल में क्यू तो बिठा देंगे, क्यू के बगल में पी नहीं आएगा, तो क्यू यहां पर आ गया, पी यहां पर आ गया, यूज कर लिया, तो इसको वैनिश करो, ठीक है। उसके बाद ओ सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ एम, ओ एम का बायां दूसरा है, तो ओ यहां पर आ गया। एस जो है वो ओ का पड़ोसी नहीं है, एस ओ का पड़ोसी नहीं है, तो एस यहां आ गया, जो पर्सन रह गया उसको यहां बिठा देंगे। कौन सा रह गया भाई, देखने की जरूरत है, एन रह गया। चलो सीक्वेंस वाइज थे ना पर्सन। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द पर्संस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम एम। जब हम एम से सभी पर्सन को बिठाना शुरू करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावृत्त दिशा में, कितने पोजीशन अपनी पोजीशन को अपरिवर्तित रखते हैं, चेक करो। एम से शुरू हो जाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फाबेटिकली, एम एन सेम पे मिला, ओ पी क्यू आर एस, तो उन्होंने क्या बोला, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी स्थिति को अपरिवर्तित नहीं रखते हैं, सारे ही नहीं रख रहे हैं, सारे सेम पोजीशन में मिल रहे हैं। अब यहां पर देखो मेंशन नहीं किया कि एम को इंक्लूड करना है या नहीं करना, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो एम को भी इंक्लूड करो। सातों के सातों पर्सन ही हमें सेम पोजीशन में मिले हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को अपरिवर्तित रखा ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुली, कंडीशन को जल्दबाजी में मत पढ़ना, आंसर केयरफुली मार्क करना, क्योंकि इतना टाइम लगाया आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में, कहीं सारे का सारा टाइम मिट्टी में चला जाए। तो बेहतर है आराम से ध्यान से पहले समझो कंडीशंस को, उसके बाद ही डिसीजन पे आओ कि आंसर क्या ऑप्ट करना है आपको, ठीक है। चलो अगला 8 24 12 16 20 5 सेम नेचर है, बीच वाली संख्या जो है वो पहली और तीसरी से बड़ी है, बट यहां पर ध्यान दीजिए कुछ डिफरेंस है।
यहां तीसरी संख्या पहली से बड़ी है, इधर पहली संख्या तीसरी से बड़ी है। अगर दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या निकाल लें, 12 और 8, 20 और 4, 24। ऐसा भी तो हो सकता है 12 का डबल 24, डबल कहां से आया, 8 का 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों में एक चीज सिमिलैरिटी में मिल रही है कि जो पहली और दूसरी पहली संख्या है दोनों ग्रुप्स में वो 4 का मल्टीपल है, दूसरी संख्या भी 4 का मल्टीपल है। बट हर ऑप्शन में देखो पहली संख्या एक ऑड नंबर है, तो 4 का मल्टीपल तो होने से रही। दूसरी संख्या 4 का मल्टीपल है, यहां से क्लू मिल सकता है। ये देखो कैसे किया जाएगा। 12 8, 12 8 96, 24 चौक 96 बन रहा है। 16 को 5 से गुना करो 80, 20 का 4 गुना भी 80 होता है। हाँ, एक चीज हो सकती है देखो कि यहां पर दूसरी संख्या हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, पहली संख्या और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके उनका 1/4 कर दो। 12 को 8 से गुना करो, 96 को 4 से डिवाइड कर दो 24। 16 को 5 से गुना करो 80, 80 का 1/4, 1/4 कितना हो गया, 20। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या 4 को उधर ले जाओ, पहली और तीसरी संख्या का जो प्रोडक्ट है गुणा करने पे आएगा जो वैल्यू, वो दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, वैसे भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। या पहली दो को भी यूज कर सकते हो आप, पहले दो नंबर्स को भी यूज कर सकते थे। ठीक है, चलो आ जाइए। 21 और 16, 21 का 4 गुना कर दो, 84 आना चाहिए, क्योंकि पहली और तीसरी को हम मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं ना। चाहे इसको 4 से डिवाइड करो चाहे इसको 4 से डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ेगा। 13 दूना 26 होना चाहिए था। 17 18 कोई 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 19 तिया 57, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि 12 को 4 से डिवाइड कर दो 3, 19 का 3 गुना 57 आ गया। सभी कप्स प्लेट्स हैं, ऑल कप्स आर प्लेट्स, और कुछ प्लेट ऐसी हैं जो ग्लासेस बन के बैठे हैं। आइए निष्कर्ष क्या कहता है, कहता है कुछ कप्स ग्लासेस नहीं है, सम नोट। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हो, नेगेटिव कंक्लूजन कोई भी ट्रू नहीं होता श्योरिटी में। ठीक है, आंसर नाइदर नॉर। आपको वेन डायग्राम बनाने की भी नीड नहीं थी यहां पर। ठीक है, अगला चलो भी सीरीज करो जी, चेंजेस देखो। इक्वल टू फर्स्ट प्लेस पे आ गया, तो एस फर्स्ट प्लेस पे आया, सेम चेंजेस हैं। पी सेकंड प्लेस पे आया, ये देखो, तो इधर इक्वल टू सेकंड प्लेस पे आया, मिड में आ गया, सेम चेंजेस आ रही हैं। बनाओ, जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बना दो। दूसरे से तीसरा कैसे बना, इक्वल टू देखो ऊपर उठ के चला गया, तो एस ऊपर उठ के जाएगा कॉर्नर पे, ऊपर एस आएगा, सी ऑप्शन से ही आंसर मिल गया। और किसी भी फिगर के अंदर एस टॉप कॉर्नर पे राइट में नहीं आ रहा। चलो ये देखिए, सेम चेंजेस अप्लाई करेंगे। टी शेप वाला ऑब्जेक्ट ये देखो नीचे की तरफ आ गया, इधर 2 नीचे की तरफ आ गया, सेम चेंजेस हैं। और ऑब्जेक्ट पकड़ो, ये ट्रायंगल इधर शिफ्ट हो रहा है, ये देखो, तो ये बी इधर शिफ्ट हो रहा है, सेम चेंजेस आ रही हैं। हार्ट शेप वाला ऑब्जेक्ट इधर आ गया बीच में, ये देखो, तो ये 0 या ओ शेप वाला ऑब्जेक्ट सेंटर में आया, सेम चेंजेस हुई। बनाओ जी, एक एक ऑब्जेक्ट करने बैठोगे ना कि कैसे सर्कुलेशन में आ रहा है, किस तरह से रोटेशन में आ रहा है, हो गया फिर तो काम, 1-1.5 मिनट कहीं नहीं गया। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है। चलो करें। अब यहां पर दूसरे से तीसरा कैसे बना, ये दोनों एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इधर एस और टी एक्सचेंज होंगे। टी यहां पर आ जाएगा, एस यहां पर आ जाएगा। उठाओ भी ऑप्शन, टी नीचे एस ऊपर, वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। उसके बाद ये हार्ट और ट्रायंगल आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ओ और बी आपस में एक्सचेंज होंगे। ओ नीचे बी ऊपर की तरफ, वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, टी और एस एक्सचेंज हो गए, तो 2 और ये 7 एक्सचेंज होंगे, 7 नीचे 2 ऊपर, सी ऑप्शन। ए भी तो बन रहा है। अच्छा मैंने कंपेयर नहीं किया, टाइम वेस्ट करवा दिया आपका, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं कॉर्नर पे कौन आएगा, हार्ट आएगा या 8 आएगा। इधर कॉर्नर पे देखो कौन आ रहा है, बी, बी का रोल नहीं है कोई। ऊपर कॉर्नर पे कौन आया, ओ। बी और ओ दो नए एलिमेंट आ रहे हैं, किस किस की जगह आ रहे हैं, यू और पी की जगह। तो इधर हार्ट और ट्रायंगल की जगह नए एलिमेंट आएंगे, हार्ट और ट्रायंगल की जगह नए एलिमेंट आएंगे, 8 और बी वाला आंसर आ गया। फिर से 7 लोग आ गए भाई तुम लोग। ये कितनी बार बैठेंगे ए से लेके जी तक, सातों के सातों पर्सन।
बेचारों का दिमाग घूम गया होगा। एग्जामिनर कहता है चलो इन्हीं को ही घसीटो हर शिफ्ट के अंदर, ए से लेके जी तक। शुक्र है किसी का नाम नहीं आया। चलो, एग्जैक्टली 3 पीपल आर बिटवीन ए एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। ए के दाईं ओर से काउंट करने पे, शुरू करने पे ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, इधर बी आ गया। नेक्स्ट, 2 पीपल बिटवीन डी एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी। जब जी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे तो डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि डी जो है वो जी के बाईं ओर तीसरे प्लेस पे बैठा है। ठीक है, चलो अगला, बी जो है वो पड़ोसी नहीं है किसका, जी का। जी यहां नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा। ठीक है, तो जी का बायां तीसरा देख लो कहां पर आ सकता है। जी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, जी यहां भी हो सकता है, बायां तीसरा यहां पर आ जाएगा डी। जी यहां भी हो सकता है, जी यहां भी हो सकता है। तीनों पोजीशन अभी तक के लिए वैलिड हैं जी को बिठाने के लिए। डी जो है वो तत्काल बाईं ओर है बी के। बी के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। अगर डी यहां पर है तो डी तो जी का बायां तीसरा था, तो जी डी का दायां तीसरा होगा। डी का दायां तीसरा, जी यहां पर आ गया। इग्नोर करो, बिठा चुके हो आप इन दोनों को। एग्जैक्टली 3 लोग बैठे हैं ई और एफ के बीच में। जब हम ई के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करें, ई के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, ई और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो मतलब के 3 है ना, मतलब कि एफ जो है वो ई के दाईं ओर चौथे प्लेस पे है। ई दायां चौथा बन सकता है, ई दायां चौथा बन सकता है। आगे, बी और ई एक साथ नहीं है, ई यहां पर नहीं आएगा। अगर ई यहां पर नहीं है तो हमें ई को यहां भी नहीं ले सकते, क्योंकि ई का दायां चौथा एफ होना चाहिए। ई यहां होगा, 1 2 3 4, एफ यहां पर आ गया, जो रह गया उसको यहां बिठा दो। कौन रह गया भाई, तुम, सी रह गया। पूछा क्या गया है, ई और जी के बीच में व्यक्तियों की संख्या जब ई के दाईं ओर से काउंट करेंगे। ई के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 लोग बैठे हैं ई और जी के बीच में, डी ऑप्शन। इकलौता क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का रिपीट हुआ था वैसे, सेम पैटर्न बहुत शिफ्ट के बाद रेयर पूछा गया, अच्छे लेवल वाला। अदरवाइज बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। हाउस का कोड नंबर की फॉर्म में है। पहला टास्क हमारा क्या होता है, हर लेटर की एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यू को पकड़ो। 8 15 21 19 5। इजी नंबर्स उठाओ जो कैलकुलेशन को आसान बनाए। ये देखो, 21 और 19 40, 40 और 20 60, और 8 कितने हो गए 68। सभी की पोजीशन वैल्यू का सम 68 बन रहा है, हमें तो 67 चाहिए। अब लेफ्ट से काउंट करने पे नहीं आ रहा तो राइट से काउंट करके देख सकते हो। ठीक है, राइट से कैसे काउंट करेंगे, इसकी पोजीशन वैल्यू 19 हो गई, ये 12, ये तामझाम नहीं करना। लेफ्ट से पोजीशन वैल्यू का जोड़ निकाल लिया ना, अक्षर कितने हैं 5, सभी में 27 बनेगा, तो 27 का 5 गुना कितना हो गया 135। 135 में से 68 निकाल दो, मतलब बाईं ओर से पोजीशन वैल्यू का सम निकाल दो, कितना आ गया 67। तो दाईं ओर से सभी अक्षरों की स्थिति का जोड़ कितना हो गया 67। मतलब कि हर लेटर की पोजीशन वैल्यू को दाईं ओर से लिया गया है, फिर सभी को ऐड कर दिया गया। ठीक है, चलो इधर आ जाइए, क्या बनेगा फिर, ये हो गया 16, 16 और 18 34, 34 और 7 41, 41 और 24 65, 65 और 19 84, 84 प्लस 22 96, 96 प्लस 13, यूनिट प्लेस 9 आएगा बस। कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, ये 16 16 और 18 34, 34 और 7 41, 41 और 24 65, 65 और 19 84, 84 प्लस 22 करना था ना, 84 प्लस 22 मैंने क्या बोला था 96, 106 होता है, 106 और 13 119, बिल्कुल ठीक है। नो डॉक्टर इज अ नर्स, कोई भी डॉक्टर नर्स नहीं है। कुछ नर्स ऐसे हैं जो पेशेंट्स बन के बैठे हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो मेडिसिन का पार्ट है, सम पेशेंट्स आर मेडिसिन। पहला निष्कर्ष, कुछ पेशेंट डॉक्टर नहीं है, ये पोर्शन पेशेंट का जो नर्स बन के बैठे हैं वो डॉक्टर का पार्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
कुछ नर्सिस मेडिसिन हैं क्या? कुछ हिस्सा नर्सिस का मेडिसिन के अंदर आया? नर्सिस और मेडिसिन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए केवल और केवल पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। सीरीज मल्टीपल बना लें, ये देखो 201 406 तकरीबन इसके 2 गुना के बराबर है और उसमें 4 जोड़ दो, ठीक है। 201 का डबल 402 प्लस 4, इधर आ जाइए। 66 से 201 3 गुना हो गया, इंटू 3 प्लस 3, 66 का 3 गुना 198 में 3 जोड़ दो 201 आ गया। ये 2 गुना है, ये 3 गुना, तो ये 4 गुना होना चाहिए और उसमें 2 जोड़ दो, 16 चौके 64 और 2 66, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नंबर मल्टीप्लाई तो हो रहा है बट नंबर कम होता जा रहा है, 4 3 2 1, बट जो संख्या जुड़ रही है वो बढ़ती चली जा रही है, 2 3 4 फिर 5। 406 का 1 गुना 406 प्लस 5 411 आंसर आ गया। आओ जो भी सीरीज पी पहली से दूसरी में देखते हैं। पी सेंटर में चला गया, स्टार सेंटर में चला गया, ठीक है जी। उसके बाद ये एरो बाहर आ गया, एक्स की जगह ये देखो बाहर आ गया, जेड बाहर की तरफ आ रहा है, सेम चेंजेस हैं। बनाओ दूसरे से तीसरा कैसे बना, ठीक है। दूसरे से तीसरा बना, एक्स इधर राइट कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया, तो यहां पर भी एक्स राइट कॉर्नर पे ही शिफ्ट होगा, इधर एक्स आ जाएगा। करो ऑप्शन एलिमिनेट, सी एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इस लोकेशन को नहीं देखेंगे, ये देखो एरो आ रहा है, इसको पकड़ लो, सी आएगा या पी आएगा, सिर्फ इसी को पकड़ लो। बीच में टॉप पे कौन आएगा, बीच में कौन आ रहा है, तीसरी फिगर में जेड यहां से उठ के आ रहा है, तो यहां से उठ के कौन आ जाएगा, पी उठ के आएगा। पिछली फिगर का रेफरेंस ले लो ना, कौन उठ के आया था, तो ऊपर की तरफ बीच में पी आएगा, ये आंसर हो गया। एक और, पहली से दूसरी, तीसरी से चौथी, बी देखो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये देखो, तो इधर क्यू नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, सेम चेंजेस हैं। और एलिमेंट पकड़ो, एरो हेड ऊपर चला गया, ये देखो, तो आर ऊपर उठ के चला गया, ठीक है। और एलिमेंट देखिए, एस राइट पे शिफ्ट हो गया, यहां पर भी एस राइट पे शिफ्ट हो गया। बना दो, जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बना दो। ये देखो एरो ए क्यू, एरो आगे शिफ्ट हो गया, ए आगे शिफ्ट हो गया, क्यू इधर आ गया, तो यहां पर आर आगे शिफ्ट होगा, आर धक्का मारेगा 8 को, 8 धक्का मारेगा बी को, तो बी आर 8 ऊपर वाली लेयर बननी चाहिए, बी आर 8 वाली। लो भाई वो तो सभी ऑप्शन में थी, ठीक है। चलो और देखते हैं, बीच वाली लेयर पे आ जाओ, इधर क्या था, बी, बी राइट में शिफ्ट हो गया, तो इधर क्यू राइट में शिफ्ट होगा, तो राइट में मिड में क्यू आएगा, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ए ऑप्शन आंसर, ओके। और लाओ, एस ओ आर, आर एस ओ, ठीक है, आर इधर आया, एस और ओ को धक्का मार दिया, यहां पर भी आर इधर आएगा, इक्वल टू और 4 को धक्का मारेगा, पहले से दूसरी, तीसरी से चौथी, वो चेंजेस देख रहे हैं। जेड आगे शिफ्ट हो गया, एस आगे शिफ्ट हो गया, सेम चेंजेस हैं। कर दो, जैसे दूसरे से तीसरा बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, आर कॉर्नर पे चला गया, तो यहां पर भी आर कॉर्नर पे भेज दो, आर उधर कॉर्नर पे होना चाहिए, एलिमिनेट। इधर ओ आ रहा है, बीच वाले एलिमेंट को पकड़ लो, तीसरी फिगर में बीच वाला एलिमेंट कौन आया, 4, कहां से उठ के आया, इस पोजीशन से, ये देखो तभी बीच में आया, इधर वी उठ के आएगा बीच वाली पोजीशन में, मतलब बीच में वी आना चाहिए आंसर, ठीक है। कमेंट करके बता देना समझ में आ रही है एक्सप्लेनेशन या नहीं, ये नहीं कि फालतू में ही मैं ऐसे ही सेशन लेता रहूं, ठीक है, तो सारी मेहनत में मेरी बेकार जाए। मैं अकॉर्डिंगली फिर टीच करूंगा, ठीक है, और ज़्यादा स्लो पेस से बढ़ाऊंगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ ना, चीज़ें आपको आती हैं, ये एक बार सिलेबस आपने कम से कम कर रखा है, उसी पेस के साथ ही सारी चीज़ें कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में तो समझाऊंगा नहीं, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर थोड़ा क्लियर यहाँ पर कर दूंगा इतने कम टाइम में, तो अवेयरनेस होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, कम से कम कहीं ना कहीं से तो आपने पढ़ रखा हो, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी यूट्यूब सेशन से, पेड कोर्सेज से, कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में, तो ही ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं। कौन से दो नंबर्स को आपस में एक्सचेंज किया जाना चाहिए ताकि आपकी इक्वेशन करेक्ट बने, और इस बात का ध्यान रखना है एंटायर नंबर को ही आपस में इंटरचेंज करना है, डिजिट्स को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो पहला, 5 और 6 इंटरचेंज हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर 5 की जगह 6 आ गया तो 150 6 का मल्टीपल है ही नहीं,
फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा और रिजल्ट एक न्यूमरल वैल्यू में है। 2 और 6 इंटरचेंज हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 150 का भी मल्टीपल है, 32 8 का भी मल्टीपल है। 9 और 6 इंटरचेंज हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। 5 और 15 इंटरचेंज हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। सारे ऑप्शन वैलिड है। एग्जाम में ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में तो कभी अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन रख के देखने पड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड में ही अटेम्प्ट करने लायक है। उठा लो, बी ऑप्शन से ही शुरू कर सकते हैं, और क्या, एक एक करके देखना पड़ेगा। बी और सी को चेक कर लेंगे, आंसर इनमें से कोई मिल गया ठीक, नहीं तो डी को मार्क कर देंगे आंसर। चलो, बी ऑप्शन क्या कहता है, 2 और 6 को एक्सचेंज कर दो। 2 की जगह 6, 6 की जगह 2, सारे 2 और 6 एक्सचेंज करें आपस में, बस ठीक है। 9 का 6 गुना 54 माइनस 150 को 5 से डिवाइड करो 30 प्लस 24 प्लस 32 को 8 से डिवाइड करो 4, 4 दूनी 8 लिख दूं, क्योंकि ब्रैकेट में ये देखो ब्रैकेट ओपन हुई तो इंटू 2 भी है ना, 4 दूनी 8 कर दिया, प्लस का 15, देखें 71 आता है। तो 54 में 30 कम कर दो आप, कितना हो गया 24, 24 का डबल 48, 48 और 8 56 और 15। लकीली बी ऑप्शन से ही हमें रिजल्ट मिल गया। मतलब 2 और 6 को एक्सचेंज करोगे तब जाके आपको आपकी इक्वेशन का रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा या इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ये था भाई आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। ठीक है, यकीन मानिए अगर आपने सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशन ही देखे हैं तो कम से कम इसकी पीडीएफ को एक बार खुद से सॉल्व करके देखो। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है, ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे, ये देखो YouTube PDF नाम का एक टैब दिखाई देगा। जैसे ये वीडियो डल रही है दिसंबर 2024 में, तो इसी टैब के अंदर आपको दिसंबर 2024 नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करो। जो इस वीडियो का नेम है उसी नेम से आपको इधर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, खुद से उसे सॉल्व करो, आंसर की उसमें अवेलेबल होंगी। ठीक है, और कोशिश पूरी रहेगी मैं विद और विदाउट एनोटेशन दोनों पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, और आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं सरप्राइजिंगली। ठीक है, तो रेडी रहो, ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लो। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि पेड कोर्स लो ही लो, नहीं, मन करे अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो चीज़ें सीखना चाहते हो, बेस्ट वे से अटेम्प्ट करने का तरीका सीखना चाहते हो, क्वाइट ऑब्वियस, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज नहीं भी करोगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी, कई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना। ओके, तो दैट्स ऑल योर चॉइस। अगर देखना चाहते हो पढ़ाने का तरीका कैसा है, इस टैब में हमने एक पेड कोर्स का लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9878। इस फील्ड में, एसएससी की फील्ड में दी बेस्ट टीम है हमारी, मानी जाती है। बच्चे खुद आके ये चीज़ बोलते हैं, विद इन 24 वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर आपको रिवर्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, प्रायोरिटी रखिएगा कि आप कॉल ना करके व्हाट्सएप ही कीजिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिवर्ट आ जाएगा। छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ये कहो कि हमने तो संडे को मैसेज किया था फिर तो मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, संडे छुट्टी होती है भाई। वर्किंग आवर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिवर्ट मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर कुछ चीज़ें हैं व्हाट्सएप के या मैसेजेस के थ्रू नहीं आपको क्लियर हो पा रही हैं, देन आप कॉल कर सकते हो। ओके, बाकी जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ रखे हैं बाकियों की हेल्प कर दो भाई। काफ़ी डाउट में रहते हैं बच्चे कि कोर्सेज में कैसा पढ़ाया जा रहा है, रिव्यूज़ दे देना। और सेशन कैसा लगा है, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, वो भी कमेंट में बता देना। ठीक है, हम सारे कमेंट गो थ्रू करते हैं सभी के। चलो बस इतना ही इस सेशन के अंदर। बाकी और एग्ज़ाम होंगे या कोई और बेहतरीन कंटेंट होगा वो टाइमली आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, बिना आपसे कुछ पूछे, क्योंकि हमें पता है किस मोमेंट पे आपको किस चीज़ की ज़्यादा नीड है। आप उसकी टेंशन मत लो, आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, जैसे हम गाइड करते हैं आपको। जल्दी ही मिलता हूँ अगले सेशन के साथ। टेक केयर।